बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान वाली। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन आज का जो दिन है वो आपका अच्छा ही गुजरेगा इंशाल्लाह, दुआ करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम आज जो है वो दोबारा से गर्मी की शिद्दत आज महसूस की जा रही है, क्योंकि कल रात तक तो मौसम बड़ा खुशगवार था, हल्की हल्की बारिश भी थी। लेकिन अभी जो सुबह की जब मैं ऑफिस आ रही थी तो शदीद गर्मी जो है सुबह से महसूस हो रही है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और सेहत के हवाले से मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि अच्छी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम में स्पेशली डिहाइड्रेशन से बचें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और अच्छा नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अच्छा नाश्ता नहीं करेंगे आपकी जो सेहत है, आपके जो अपने दिन भर काम करने हैं वो सही तरीके से नहीं हो सकते। लिहाजा बच्चों को भी जब सुबह स्कूल जाएं तो उनको नाश्ता लाजमी करवाएं, और जब आप भी ऑफिस जाएं या काम पर जाएं तो लाजमी नाश्ता करके जाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बातचीत होगी। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं जी, सबसे पहले शमा जमील हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी हमारी रूही की रिपोर्टर अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम कहते हैं अपने शो में हैं, और इनको वेलकम भी करते हैं जो टूर से आई हैं। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम अलिशबा से जानेंगे जो इनकी बीट है, एजुकेशन से रिलेटेड बात होगी, और साथ साथ हमारी जो टॉप स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम आज बात करने जा रहे हैं, एक तो आजकल हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में तलाक की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कम उम्र में भी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उस हवाले से भी बात करेंगे। रीजंस क्या हैं कि हमारे फैमिली केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल इस पे बात होगी, और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। शमा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह पाक, आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो इस हवाले से आप जिस तरह केसेस को डील कर रही हैं इस हवाले से जान लेते हैं कि इस टाइम ये जो मुआशरे में हमारी चीज़ें चल रही हैं इनकी वजूहात क्या हैं? देखें, डिवोर्स जो है वो आई थिंक सो इस वजह से इंक्रीज हो रही है। कुछ तो हमारी टू मच का एज है, बच्चों की कम उम्री है, वो अपने आप को नहीं समझ सकते, संभाल सकते, उनको कुछ पता नहीं होता और उनकी शादी कर दी जाती है। तो वो एक फीमेल बेचारी जो अपने आप को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाती, वो एक घर की जिम्मेदारी आगे पूरी किस तरीके से वो एंटरटेन कर पाएगी? जाहिर सी बात है, अगर अगले घर में जाना है 100 तरह के आगे वो एक एक्सपेक्टेशंस उनकी भी होती हैं एक फीमेल से, तो वो उस बेचारी उस चीज़ पे पूरा नहीं उतर पाती। तो ये भी एक रीज़न है हमारी जो है ना कि डिवोर्स की। दूसरा मैं समझती हूँ लेक ऑफ नॉलेज है। आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, उनको अपने उसके बारे में अच्छा बुरा नहीं पता लगेगा कि हमने कैसे किसी चीज़ को मैनेज करना है, तो वो मेरे पॉइंट से एक दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है। और फिर एक और मैं पॉइंट सोचती हूँ कि जो है वो पेशेंस है। हाँ, पेशेंस में ये चीज़ आ जाती है। ये नहीं होता कि सिर्फ आपने एक अपने क्या कहते हैं शौहर को बेयर करना है या किसी और को बेयर करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वजूहात आ जाती हैं। लाइक बेरेंस में जाहिर सी बात है, आप बाहर निकलते हैं, आप सोसाइटी को भी बेयर करते हैं। हर तरह के रवैये होते हैं लोगों के जिनको हम फेस करते हैं, बेयर करते हैं। इसी तरह से एक घर की भी वो होती है, रूटीन होती है, आपने हर चीज़ को बेयर करना होता है। तो जब बेयर नहीं हो रहा होता ना दोनों साइड से, ये नहीं कि एक साइड पे एक बंदा बेयर कर रहा है तो दूसरा ना करे, जब दोनों साइड से बेयर होना शुरू हो जाएगा तो भी हमारे मुआशरे में डिवोर्स की रेशो कम होना शुरू होगी। लेकिन आई थिंक सो मतलब ये जो है कि यहाँ पर ज़्यादा हाइपर लोग हो जाते हैं, और वो भी हमारे पॉइंट में जो है इसकी डिवोर्स की जो है वो वजह बनती है मेरे पॉइंट से। सही। और आजकल तो हम ये भी देखते हैं क्योंकि बेरोजगारी भी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी वाकई है। अच्छा, फिर क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि अगर आप कहीं किसी और पे गुस्सा नहीं निकाल सकते तो एक फैमिली तो आपके पास मौजूद है ना, जहाँ आपने सारा जाके गुस्सा निकाल देना। वो एक्सपेक्टेशन होती है ना, समटाइम्स एक फैमिली है वो बेयर कर लेती है, समटाइम्स नहीं होता। तो वो फिर एक पॉइंट्स को देखना चाहिए, क्या कहते हैं कि भी आया अगला बंदा भी आपकी बात सुनने के मूड में है या नहीं है।
अच्छा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी मेरा ख्याल में कंप्रोमाइज जो है अब नहीं तो होता मैं कहती हूँ कि एजुकेशन जो है ना आज की लेडी को ये बहुत कुछ सिखाती है कि आपने अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज कैसे करना है। ड्यू टू माय ओपिनियन, मैंने जितने भी केस लॉज देखे हैं, पढ़े हैं, उनमें ज्यादातर मैंने ये देखा है जो पढ़ी लिखी फीमेल है ना वो अपने घर को ज्यादा अच्छा जो है ना वो मैनेज कर रही है और वो अपने घर को ज्यादा अच्छे स्टेप से लेके चल रही है, बजाय एक ऐसी जो है आप रूरल एरिया में चले जाएं, देहात वाली साइड पे, तो फीमेल्स कंप्रोमाइज नहीं कर पाती। उसकी मेरे जो एनालिसिस है उसके पॉइंट से ये सबसे बड़ी वजह जो है वो लेक ऑफ नॉलेज है। अच्छा, खैर ये तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज में जो खवातीन जो पढ़ी लिखी नहीं होती लेकिन वो माशाल्लाह अपने घर को उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ होता है, उनकी रेशो 20 to 25% है। हाँ, लेकिन ये है कि चीजें हमारे यहाँ बर्दाश्त जो है ना वो खत्म हो गई है। अच्छा, हम अपनी देखते हैं ना नानियों को, उनको दादियों को, खालाओं को, माओं को भी हमने अपने देखा कि उन्होंने बर्दाश्त किया और फिर तभी वो रिलेशन चलता है, अदरवाइज जो है वो रिलेशन कभी भी नहीं चल सकता। माएँ हमारी बड़ी बर्दाश्त, हमारे अंदर वो चीजें अभी नहीं है, हम बर्दाश्त जो है ना वो बर्दाश्त का मादा बड़ा लिमिटेड है। मैंने खुद इस टॉपिक पे इसलिए मतलब बात का वो करने को जरूरी समझा है कि मेरे पॉइंट से ये पैगाम मैं देना चाहती हूँ फीमेल्स को कि थोड़ा सा जो है ना पेशेंस जरूर रखें अपने घर को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए। देखें, परेशानियां तो हर जगह फेस करनी पड़ती हैं, आपको क्या गारंटी है कि आप एक को छोड़ेंगे जो दूसरे के पास जाएंगे वो आपको तमाम फैसिलिटीज दे देगा। वहां पर आपको हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आपके उसके मुताबिक मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, जैसे कि मौसम की बात हो रही थी तो मौसम का हाल जान लेते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहीरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहीरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, अगर आपको मुल्तान शहर के मौसम का अहवाल बताएं तो आज सुबह से ही मुल्तान में धूप निकली हुई है और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश और बादल छाए रहने का जो सिलसिला जारी था, आज ऐसा मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि जब शहरियों ने आसमान की तरफ देखा है तो आज उनको धूप का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता हवा चल रही है जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कुछ हद तक कम महसूस की जा सकती है। माहिरीन मौसमियात ने ये अच्छी खबर सुनाई है कि आज शाम को दोबारा से मूसलाधार बारिश बरसने के इम्कानात हैं, तो शहरी जो हैं वो तैयारी पकड़ लें क्योंकि हो सकता है कि शाम को उन्हें बारिश एंजॉय करने का मौका मिल सके। दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो वो दर्जा हरारत गुज़िश्ता हफ्ते जो 45 डिग्री को क्रॉस कर रहा था, अब दर्जा हरारत में काफ़ी कमी आई है। ज़्यादा से ज़्यादा आज 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब की तो वो 68% रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सुहीरा। और जैसे कि सुहीरा ने बताया कि आज शाम तक फिर भी हो सकता है कि बारिश हो जाए, क्योंकि वैसे मौसम का वैसे पता नहीं चल रहा है ना रिश्बा? आपने मौसम को एंजॉय किया, ये बताएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा था? इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा था। जैसे कल हमारा अच्छा था, जैसे हमारा अच्छा था। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये जान लेते हैं कि सरकारी स्कूलों के हवाले से जो है इस टाइम स्टीम प्रोजेक्ट के हवाले से सरगर्मियां जो है वो जारी हैं, इसमें जो है क्या इश्यूज आ रहे हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। बेसिकली महकमा एजुकेशन की जानिब से जो है पिछले साल एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसको स्टेम का नाम दिया गया था। तो उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट शामिल नहीं थे, साइंस, मैथ्स और को ज़्यादा फोकस किया गया था। और बेसिकली प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट किया गया था, टीचर्स तो पढ़ाते ही अपने रवायती अंदाज में, उस रवायती अंदाज से हट के सरगर्मियाँ करवाई जाएं। इसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, 10 लेवल हर स्कूल को दिए गए थे जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि लैब में बच्चों ने मॉडल्स बना के दिखाने थे। इसी तरह अगर मैथ्स की बात की जाए तो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए ये करवाना था। जो इस साल लॉन्च किया गया उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट भी शामिल कर दिए गए हैं, यानी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आर्ट्स से मुतल्लिक भी करवाई जाएंगी, क्योंकि पिछले साल आर्ट्स शामिल नहीं था। आर्ट्स से मुतल्लिक एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें ड्राइंग वगैरह को भी फोकस किया जाएगा,
तो इस हवाले से अब इशू क्या आता है, क्योंकि जो हमारा निसाब है वो बिल्कुल तब्दील हुआ है। आपको पता होगा यकसा निसाब में बहुत सारी तब्दीलियां आई थी और ये कहा गया था कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों को एक जैसा पढ़ाने के लिए ये निसाब लॉन्च किया गया। अब बेसिकली इस निसाब में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो टीचर्स हैं उनका ये कहना है, अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए तो लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक दोनों चीजें जो हैं किताब में साथ हैं। तो बच्चों के लिए जो लैंग्वेज है वो एक अलग चीज है और लिंग्विस्टिक अलग चीज है। दोनों को साथ पढ़ाना थोड़ा सा टफ होता है, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक को जब सेम पढ़ाया जाता है। तो टीचर का ये कहना है जो 5th, 6th, 7th के बच्चे होते हैं उनको बेसिक समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको समझाना पड़ता है सही तरह। पर अगर आप बेसिक के साथ एक पूरी आगे से तफसील दूसरी चीज की दे दोगी तो बच्चा सिर्फ रट्टा लगा सकता है। और दूसरा इशू ये है कि अब ये जो इन्होंने एक्टिविटीज करवाने को दी हैं सरकारी स्कूलों में, स्पेशली पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, ना ही उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे होते हैं, अक्सर के, कुछ के होते भी, अक्सर के माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते, और मेजॉरिटी जो है ना ही एकेडमी जाती है और ना ही कोई ट्यूशन लेती है। यानी वो सिर्फ स्कूल आते हैं पढ़ने, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन कि वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो अब उन बच्चों को छुट्टियों में उसी स्ट्रीम के लेवल्स के कुछ प्रोजेक्ट्स दे देने। फॉर एग्जाम्पल अभी स्कूल्स में चल रहा है 3रा लेवल, अगर 4थे लेवल के हवाले से सरगर्मियां दे देनी जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी, यानी बड़ा सा किताबचा उनको लिखने के लिए दे देना, तो बच्चों को होमवर्क कौन करवाएगा और बच्चों को ये लेवल जो है कौन कंप्लीट करवाएगा। ना सिर्फ बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, टीचर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है। टीचर्स का यही कहना है कि बच्चों को समझाना, और खास तौर पे सिलेबस बहुत लेंथी है, तो इसको इस अरसे में कवर करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात जरूर है कि महकमा एजुकेशन की जानिब से जो है बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, अच्छी तब्दीलियां की गई हैं। जैसे पहले हम देखते थे टाटो वाले स्कूल हों, ऐसा अब कोई स्कूल नहीं है। तो मगर अब पढ़ाई में भी थोड़ी सी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उसको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर किताबें तब्दील कर दी गई हैं तो आया बच्चों को कैसे लेके चलना है, आया टीचर्स की ट्रेनिंग पहले करवानी है कि इस सिलेबस को टीचर ने कैसे पढ़ाना है। पहले जो ट्रेनिंग्स होती थी, बार बार आपने शायद सुना हो कि कायदे आज़म एकेडमी के थ्रू काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर की। अभी इन्होंने EC लर्निंग प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था छोटे बच्चों का, 4 साल तक के बच्चों का, तब भी टीचर्स की ट्रेनिंग दी गई। मगर जब भी ट्रेनिंग हुई है साइंस सब्जेक्ट्स के टीचर की तो ट्रेनिंग हो जाती है, उनको पे फोकस किया जाता है। अब मैथ्स, इंग्लिश वगैरह के सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से टीचर्स जो है वो कंफ्यूज हैं कि हम इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करवाएं। टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स का खुद ये मुतालबा है कि ना ही हमारी ट्रेनिंग करवाई गई और हमें इतना ज्यादा सिलेबस दे दिया गया। अब जो अथॉरिटीज हैं वो भी उनसे जवाब मांगती है, हमें बताएं आपने कितना कवर करवाया है, और जो बच्चे हैं वो भी उसको कवर करने में उनको भी बहुत दिक्कत का सामना है। अच्छा, वही है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जब भी हम बात करते हैं ना, वही हम यहाँ टीचर्स भी कंफ्यूज नजर आते हैं, बच्चे तो वैसे ही ऑलरेडी कंफ्यूज होते ही हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ क्योंकि अभी जो है जून में छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उसके साथ साथ आपके प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका होमवर्क दिया जाता है। फिर अच्छा, बच्चे छुट्टियां भी इंजॉय कर ही रहे होते हैं, फिर होमवर्क की भी एक टेंशन लाजमी साथ होती है कि ये भी आपने, अच्छा ये गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम लोगों को एक अच्छा खासा होमवर्क दिया जाता था कि आपने ये कंप्लीट करके आना है। तो पहले वाले जो 2 महीने थे वो तो बड़े रिलैक्सेशन वाले होते थे, आखिरी वाले जैसे या ऐसे आपकी दौड़कियां लगी हुई होती थी ना कि आपने, और होमवर्क के मार्क्स भी होते हैं ना, नंबर मिलने हैं तो वो नंबर के लिए करना है, हम फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो मम्मा कहती थी कि नंबर नहीं मिले तो क्या होगा, फेल हो जाओगी, पीछे रह जाओगी, काम नहीं किया, वो सारी टेंशन करती थी। हाँ, ये अच्छा वो भी है। अभी भी कभी कभी होता है ना कि जब बच्चों को देख रहे होते तो अपना टाइम याद आता है इंसान को ना, तो अब चीजें आपकी माइंड जो है वो कॉल हो रही है। आप भी वैसे होमवर्क करती नहीं या नहीं करते, या आप भी हमारी तरह है? फर्स्ट 2 months तो एंजॉयमेंट होती थी। हाँ। मतलब नानों की तरफ चले गए, घूम फिर लिया, ये कर लिया, और लास्ट का जो मंथ होता था बस उसमें जोर होता था कि होमवर्क कंप्लीट करें अपना जो है, और उस पे क्या कहते हैं फोकस करें सारा। हाँ। अगर नहीं किया तो वो मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, छुट्टियों को माइंड में आ गया ना, तो क्योंकि छुट्टियां हर किसी को बड़ी पसंद होती है तो सबसे पहले जो छुट्टियां का माइंड आप बच्चों के बाद है ना, तो आपका ननिहाल आता है। ये वैसे ही होता है, सबके ददियाल आप बाद में कहते हैं, बट आप पहले ननिहाल की तरफ आपका माइंड होता है कि मैंने वहां जाके छुट्टियां गुजारनी है। ऐसे ही है, ऐसा ही है।
अच्छा जी, इसके साथ साथ जिस तरह हम बात कर रहे थे खवातीन के राइट्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिस तरह तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है, उसी तरह खवातीन को अभी तक, हालांकि जितनी भी सोशल मीडिया के हवाले से भी देख लें, हमारा हर तरीके से बहुत अवेयरनेस लोगों तक पहुंच रही है, बट अभी भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि खवातीन को जो राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। क्या कहेंगे इस बारे में? उसकी रीजन मैं आपको, पहली बात तो सबसे यही है कि उनको वो बेसिक स्टडीज दी ही नहीं जाती जिनसे जो है वो क्या कहते हैं उनको उसका पता चले। मैं इसमें एक थोड़ा सा अपना वाकया शेयर करना चाहूंगी आपसे। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे सर थे जो जिनके पास मैंने ग्रेजुएशन किया, सर यूनस एवान उनका नाम है। तो मुझे कहते कि ना तुमने ग्रेजुएशन कर लिया और तुमने फर्स्ट डिवीजन में पास भी कर लिया। मैंने कहा जी सर ऐसा ही है। कहते अब तुम अपने अब्बू से खड़े होके कहना कि मुल्क सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी लड़ सकती हो। वो बंदे थे जिन्होंने मतलब हमें राइट बताना चाहा। तो जहां पर फीमेल्स को एजुकेट नहीं किया जाएगा वहां पर वो अपना राइट कभी भी नहीं समझ सकेगी। और मेरे ख्याल से जो लॉ की स्टडी है ना वो कंपल्सरी करनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वुमेन्स के बारे में बात की गई है। आप लॉ को जितना डिटेल से पढ़ेंगे सबसे ज्यादा वुमेन को उसमें क्या कहते हैं रिलीफ दिया गया है। हर जगह पे वुमेन की बात की गई है। तो आप देखें, अगर क्या कहते हैं इस पॉइंट पे भी ले आए कि बच्चों के पॉइंट पे जब डिवोर्स हो जाती है, अक्सर बच्चे इधर उधर होते हैं, तो उसमें भी ज्यादा फीमेल को ऑब्लाइज किया जाता है। सही। अरे लेकिन वही ना, हम कहीं ना, क्योंकि जिस तरह हमारे माशरे में अब जो देखा जा रहा है, पहले जो है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मेल डोमिनेट है सोसाइटी हमारे यहाँ पर, मेल तो शुरू से डोमिनेट है। अच्छा, फिर उसके साथ ही अगर हम बात करें, अब जो खवातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। आप चाहे अब कोई भी देख लें, आप चाहे मीडिया देख लें, चाहे आप डॉक्टर कोई भी शोबा उठा लें, वहां आपको खवातीन काम करती हुई नजर आएंगी। तो अब वो चीज नहीं रहेगी कि जहाँ कहें कि जी खवातीन जो है वो काम नहीं कर सकती, बल्कि मेरा ख्याल में अगर मैनेजमेंट में जाए तो खवातीन ज्यादा अच्छा मैनेज करती हैं, ज्यादा एजुकेटेड है और फिर चीजों को जिस तरह मैनेज करना होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खवातीन को जो है हमारे इधर जनूबी पंजाब में स्पेशली मैं देखूं, ये मैंने देखा है, आप मेरी इस बात से भी एग्री करेंगी कि खवातीन को जो है वो समझा जाता है कि जी ये तो जूती के बराबर है, इसको बस ये इस तरह नीचे दबा कर रखना चाहिए, प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड कर देना, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं, चाहे हम ये एक हिरासमेंट में भी ये चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन को बहुत ज्यादा हिरासा भी किया जाता है। इवन मैं खुद भी ड्राइव कर रही हूँ तो ये भी एक हिरासमेंट है कि आप जा रहे हो और लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं या आपके साथ पेश आते हैं वो बहुत ही अजीब एक किस्म के कि यार कैसे हम पता लगता है कि पहली दफा खवातीन को देख रहे हैं ड्राइव करते हुए, या क्या अजीब, इस तरह की चीजें भी हम लोगों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और ये नहीं पता होता कि हमने फिर इनका रिएक्शन क्या देना है। ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आप क्या समझती हैं, जिस तरह फैमिली केसेस बढ़ रहे हैं, आपके कोई ऐसा कोई केस आया जो बहुत मुश्किल हो और आप भी उसमें, होता है ना जाहिर सी बात है, ये केसेस थोड़े से इस तरह के होते हैं कि आप तो एक फैमिली को थोड़ा समझाने की भी कोशिश करते हैं कि अच्छा शायद, क्योंकि जाहिर सी बात है तलाक एक बुरी हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि हम उन्हें समझाएं कि भी आप लोग आपस में ना कमिटमेंट कर लें, कंप्रोमाइज काउंसलिंग करती हैं आप, या फिर काउंसलिंग करके समझाने की कोशिश करते हैं कि भी आप लोग तो सेपरेट हो जाएंगे, अगर बच्चे हैं तो वो बाद में सफर करेंगे। तो इस तरह प्रॉब्लम होती है, समझाने की तो बहुत कोशिश करते हैं। बात कपल्स ऐसे भी होते हैं जो अंडरस्टैंड कर भी जाते हैं और जो फिर नहीं करते, फिर उनकी तो वही लास्ट डिसीजन हो जाता है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, कम उम्र की जो बच्चियों की शादियां हो जाती हैं उस हवाले से बताइएगा। कम उम्र मैंने क्या सजा है, उनको किस तरह से उस केस को कैसे डील किया जा सकता है? जो हमारी लॉ कहता है ना, उसमें 18 इयर्स की जो फीमेल है उसके लिए कहा गया है कि वो उसकी शादी की जाए। अगर 18 से कम है, 18 की एज से, तो उसको लॉ जो है उस शादी को वैलिड नहीं मानता। ठीक है, वो लॉ कहता है कि ये शादी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि आपका आईडी कार्ड 18 के बाद बनता है जी। तो जब आप 18 के बाद आते हैं तो वो एक एज अकॉर्डिंग टू लॉ समझी जाती है कि एक बच्चे की हर चीज को अंडरस्टैंड करने की एज होती है। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी ये बात रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर आप इसको 4 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा दें 18 के बाद तो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी 18 तक की तो लॉ ने इजाजत दी, और अगर 18 से कम समझा जाता है तो उसके लिए सजा भी है। वो क्या कहते हैं, आपको इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है।
और उसके अलावा कोई फाइन भी दिया जा सकता है अगर है। कंप्लेन आती है तो। ठीक है। अगर कंप्लेन नहीं आती तो फिर वहां पर तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। जब कोई कंप्लेन ही नहीं पहुंचेगी तो वहां पर कानून भी अच्छा, क्या कितना कर सकता है। फीसद आप समझती हैं कि इस टाइम जो हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है? देखिए अब ज्यादातर जो है ना वो ये रेशो जरा कम हो गई है बिकॉज क्योंकि इसकी वजह यही है कि आप हम जैसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं, फीमेल्स पे बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये ज्यादा रीजन बन रही है। अब इतनी रेशो इसकी नहीं रही, लेकिन अभी है। भी देहातों वाली साइड पे ये रेशो है और ये कम से कम अब 30% तक इसकी रेशो रह गई है। सही है, तो इसमें अब उस तरीके से उस तरीके से कमी आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। इसके साथ साथ जिस तरह हम बात कर रहे थे छुट्टियों के हवाले से, तो अलिशबा से जानते हैं कि इस टाइम जो है होमवर्क के हवाले से क्या प्लानिंग चल रही हैं? क्योंकि अब छुट्टियां होने ही वाली हैं गर्मियों की, बच्चे एक्साइटेड भी हैं, पर बच्चों के ऊपर वही होमवर्क का एक पहाड़ टूटने वाला है। अच्छा, वो इससे पहले पेपर्स भी दे रहे हैं, पेपर्स भी दे चुके हैं। छुट्टियों से पहले पेपर्स होते हैं ना, ये भी एक मुश्किल मरहला होता है। तो वो ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग नहीं है, खासतौर पे किसको मसला होता है, उन बच्चों को मसला होता है जिन बच्चों के घर पे कोई नहीं होता। अब इन्होंने ऐप तो बना दिए हैं, डिपार्टमेंट का अपना ऐप है, व्हाट्सएप से टीचर कांटेक्ट है, क्या सबको इस्तेमाल करना आता है वो ऐप? क्या उनके घरों में सबको ये पता है कि अगर होमवर्क आएगा या टीचर जो बताएगी उसके इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना है? क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को इतना नो हाउ नहीं होता। तो इस हवाले से जो अगर आप ये जैसे स्ट्रीम का एक लेवल है, इस लेवल में आपने एक होमवर्क भी उस लेवल में शामिल है कि आपने वो एक्टिविटीज बच्चों को दे देनी है। अब ये जो एक्टिविटीज हैं ये होमवर्क से हटके हैं, ये डिजाइन की गई हैं बाकायदा, जैसे रवायती तरीके से बच्चे पढ़ते हैं उस रवायती तरीके से बच्चों को ना पढ़ाया जाए बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज करके पढ़ाया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब वो एक्टिविटी टीचर क्लासरूम में तो समझा देगा, मगर जब होमवर्क दोगे आप उसके मार्क्स लगाओगे, अपनी तरफ से आपने एक प्लानिंग कर ली, एक पर्चा बना लिया, उस पर लिख दिया और बच्चों को बता दिया कि आपने ये एक्टिविटीज करके लानी है छुट्टियों में। तो अब वो बच्चे उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कैसे करेंगे घर में? सबसे पहला ये क्वेश्चन। दूसरा ये क्वेश्चन, क्योंकि निसाब तब्दील किया गया है और इस दफा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारी एक बुक है माशरत-ए-उलूम की, तो वो जो बच्चे थे वो उसको उर्दू में ही पढ़ते हैं, इस साल से उसको एकदम इंग्लिश में कर दिया गया है। तो उर्दू पढ़ने वाला बच्चा, अब काफी सारे स्कूलों ने एप्लीकेशंस लिख के दिया है कि हमारे बच्चे आया इसे अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते। अच्छा, इस पे मुझे रिश्वा लाजमी बात करेंगे, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदी कहते हैं। बात हो रही थी हमारे छुट्टियों के होमवर्क के हवाले से और निसाब के हवाले से। जी अलिशबा। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि क्योंकि उस टीम का जो प्रोजेक्ट है उसमें लेवल 1 जो है उसमें होमवर्क का भी शामिल है। डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चों को समझ नहीं आएंगी छुट्टियों में जब वो करने बैठेंगे, और ना ही उन्हें कोई मेजॉरिटी को समझाने वाला होगा। और दूसरी बात ये कि कोर्स बहुत ज्यादा इस बार लेंथी कर दिया गया है। जो हमारी साइंस की बुक्स डिजाइन की गई हैं उसमें 3 पार्ट्स रखे गए हैं, जो 9th से पहले की है, जिसे कहते हैं 8th क्लास तक। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 3 पार्ट्स रखे गए हैं, जिसमें से 3-3, 4-4 चैप्टर रिलेट कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की है उसमें ये तब्दीली है कि बच्चों को सबसे पहले अगर आप कुछ बता रहे हैं तो उसको आप बेसिक समझा रहे हैं। जब तक बच्चा बेसिक नहीं समझता वो आगे उसकी डिटेल नहीं पढ़ सकता। पर अगर आप डिटेल्स ही बहुत ज्यादा दे देंगे इनिशियल बुक्स में तो बच्चा उसको कवर अप नहीं कर सकेगा। और ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना असातिज़ा का है जो खुद पढ़ा रहे हैं। उनका ये है कि हम पढ़ा तो देंगे, जिस तरह करके भी हम कोर्स मुकम्मल करवा देंगे। आया जो एक बच्चा पढ़ रहा है क्या वो उसको डाइजेस्ट कर सकेगा? या क्योंकि जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं एटम्स ये वो, तो उसका इमेजिनरी करते हैं, इमेजिन में बच्चों को बताया जाता है कि एटम यूं होता है, प्लैनेट्स के बारे में, ऑल दैट। तो मगर जब हम उसकी डिटेल में ही चले जाएंगे, अभी बेसिक शुरू से समझा नहीं सकेंगे, बच्चे को डिटेल में चले जाएंगे तो बच्चे के लिए ऑब्वियसली उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। अब ये दूसरा सिस्टम आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रैमिंग, रट्टा मार रहा है बच्चा, रट्टा मार के याद कर रहा है। और पहले भी इन्होंने जो पेपर्स डिजाइन किए थे उसमें यही डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ था
कि अब हम पेपर्स ऐसे बताएंगे कि रट्टा सिस्टम खत्म किया जाए। तो अगर रट्टा सिस्टम खत्म करना है तो पहले आपको बच्चों की थोड़ी सी साइकी पे भी काम करना होगा, या तो जो उन्हें आप सिलेबस दे रहे हैं वो थोड़ा सा कम करें ताकि बच्चा उसको सही तरह पढ़ सके, या टीचर्स की ट्रेनिंग करें कि टीचर्स को बताएं, टीचर्स जो परेशान है कि हम इसको कैसे कवर करवाएं, पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर अब देखें छुट्टियां आ रही हैं, बच्चा क्या करेगा, बच्चे के 3 मंथ जाया होंगे, वो क्या करेगा, या तो लिख कर ले आएगा कॉपी पेंसिल पे। आप लिख रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या लिख रहे हो, तो फायदा आप चाहते हो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपग्रेड हो, हम लोग भी जो प्राइवेट स्कूल में जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई दे सके। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बजट भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्कूल जो है रेनोवेट भी हो चुके हैं, अब तो तज़ीन और आइश के काम तकरीबन मुकम्मल हैं काफ़ी सारे स्कूलों में। जो इश्यूज है वो यही हैं, जो बाहर कूड़े क्रिकेट के होते हैं और सफाई के, वो एक अलग डोमेन है जो डिपार्टमेंट के, पर डिपार्टमेंट किसी हद तक फोकस कर रहा है कि हम बच्चों का लेवल सेम करें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का, बट डिपार्टमेंट ये फोकस नहीं कर रहा। आया जिन बच्चों का लेवल हमने ठीक करने के लिए टीचर्स हायर किए, आया हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम ये तो ट्रेनिंग कर रहे हैं कि टीचर प्राइमरी को कैसे पढ़ाएगा, सेकेंडरी को कैसे पढ़ाएगा, एलिमेंट्री टीचर्स को कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं कि टीचर को सिलेबस किस तरह कवर करवाना है। टीचर्स का खुद का गिला है कि हमारी ट्रेनिंग इस हवाले से नहीं हुई गई, जैसे हमें ये प्रोजेक्ट दे दिया गया और वो प्रोजेक्ट जो होगा आपने डिफरेंट एक्टिविटीज करवा के उसकी वीडियोज आपने बाकायदा ऐप पे अपलोड करनी है। सही। एक आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अगर कोई करवा रहा है दूसरे बच्चे को समझ ही नहीं आ रही, अब टीचर्स करवा तो नहीं, एक्टिविटीज करवाना कंपलसरी है, पर डिपार्टमेंट को चाहिए चेक एंड बैलेंस तो करे, आया टीचर से ये मुमकिन हो रहा है। जो इन्होंने टीचर हब्स बनाया है, एक हर स्कूल में मीटिंग होती है, टीचर्स इश्यूज पे बात करते हैं अपने, तो उस इश्यूज में भी टीचर्स, उस मीटिंग में भी टीचर्स यही इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि हमसे ये कोर्स जो है कवर करवाना बहुत टफ हो रहा है। इस हवाले से ये अब छुट्टियों का होमवर्क मुतासिर होगा, बुरी तरह मुतासिर होगा, बच्चा लिख के ले आएगा पर बच्चे को कुछ पता नहीं होगा, रात एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो वो बच्चा कैसे कवर करेगा। और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्शनल जो क्वेश्चन होंगे, उधर बच्चे को मुश्किल आएगी। बच्चा रट्टा वाला तो लिख लेगा पर जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, तो बच्चा वो वाला पोर्शन जो होगा उसमें उसको टफ होगा करना, उसको कवर करना। अच्छा, यही चीज हम मोस्टली देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर नहीं होते तो फिर आप कभी भी उस तरीके से आपकी चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। ना आपका माइंड क्लियर होगा, ना वो वहीं आप दिमाग से ही लड़ते रहेंगे। आप टीचर्स जो हैं वो उस तरीके से अगर आपको गाइड कर दें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो मेरे ख्याल में आपका पेपर भी बहुत अच्छा आएगा, नंबर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, ये ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है, ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह हम बच्चों की तालीम के हवाले से बात करें, थोड़ी आपसे इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चियों को स्पेशली तालीम से बहुत दूर रखा जाता है। क्या वजूहात हैं, क्या समझती हैं इस हवाले से? इसकी वजह यही है कि तालीम जो है वो बहुत कम लोग समझते हैं कि फीमेल्स को तालीम दिलवाना ज़रूरी है। मोस्टली हाथ वाली साइड पे चले जाएं या इन इलाकों में चले जाए, फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दिलवाते ना वो लोग। इसकी यही वजह है, क्या कहते हैं कि खुद वो लोग, उनको क्या कहते हैं, इतनी एजुकेशन का नहीं पता, उनको यही पता है बस घर में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, हमने ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन वाली साइड पे लेकर ही नहीं आते। अच्छा, जितना हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे जनूबी पंजाब है, अभी तो खैर माशाल्लाह बहुत सारे इधर भी ऐसे इलाके थे जहाँ पर पहले बच्चियों की तालीम के हवाले से इतना काम नहीं हो रहा था, ना पेरेंट्स से। खैर अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अब देखा जाता है कि बच्चियों की तालीम के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन अगर हम चले जाए ना डीजी खान और डेरा इस्माइल खान वाली साइड पे और इस साइड पे, अभी भी वहाँ पर बच्चियों की, राजनपुर स्पेशली, वहाँ पर बच्चियों की तालीम के हवाले से बहुत सख्ती की जाती है, मतलब उनको इजाज़त ही नहीं होती कि वो स्कूल चली जाए। तो ये अभी तक सिस्टम है ना वहाँ पर, अभी तक हम, हालांकि वो अपने बेटों को तो पढ़ाना अच्छा समझते हैं, उनको बाहर के मुमालिक भी भेजेंगे, उनको हर तरीके से फैसिलिटेट भी करेंगे, चाहे वहाँ के वडेरे भी हैं, तो उनके घरों में भी यही हाल है कि उनकी जो बच्चियां हैं वो नहीं पढ़ाते। क्या है जी कि हमने कौन सा इनसे जॉब करानी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो क्या हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब वो वहाँ पर चाहे वो बड़े जिम्मेदार छोटे लेवल पे तो अगर हम जाएं तो वहाँ पर तो वैसे ही नहीं अच्छा, लेकिन आप वडेरों के घर में जाएं वहाँ भी यही हाल है। अभी तक उनका पढ़े लिखे होकर भी उनका दिमाग वहीं का वहीं है कि बेटियों को तालीम दिलाना कोई ज़रूरी नहीं है।
उसकी वजह यही है ना कि वो खुद इस एक सिस्टम जो वो उनका चलता आ रहा है, उनका माइंड वो माइंडसेट जो है वो mindset हो चुका है बिल्कुल ऐसे ही कि भाई ये चीज ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो करक्स जब उनके माइंड से निकलेगा तभी वो क्या कहते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे ना। जब वो करक्स अपने माइंड से निकालना ही नहीं चाहेंगे तो वो वही चीज स्टिल होकर रह जाएगी। और यही वजह है कि वो फीमेल्स को अपनी को अभी भी आगे नहीं लाना जरूरी समझ रहे। हालांकि अगर एक अच्छी बात करते हैं खवातीन के हवाले से, तो एक पढ़ी लिखी खातून जो है वो अपने घर में जाहिर सी बात है वो ये भी चाहेगी कि मेरे बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो, वो भी उनका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो, और फिर साथ साथ वो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रही है। जाहिर सी बात है जब आप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो फिर बच्चों की तरबियत जो है वो बड़ी मैटर करती है। इस हवाले से आजकल हम जो देखते हैं हमारे इश्यूज भी तरबियत के हवाले से ही चल रहे हैं कि बच्चों की तरबियत जो है उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ हिरासमेंट की तरफ भी आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि अभी जो हिरासमेंट के हवाले से हैं उनकी केसेस में भी इजाफा हो रहा है, तो किस तरह के हिरासमेंट के हवाले से भी हमें बताइए, क्या लॉ है, उसकी क्या सजा हो सकती है इस हवाले से। अच्छा, हैरेसमेंट जो है वो क्या कहते हैं एक तरह की नहीं आपके उसमें आ गई कि पहले सिर्फ एक हैरेसमेंट होती थी कि भी मर्द औरत को हरासा कर रहे हैं। अब बहुत सारी टाइप्स हो चुकी हैं हैरेसमेंट की ना। आप किसी कोई औरत पेशा पे जाती है, अपने काम पे जाती है, या कोई किसी जैसे मैं लॉयर हूँ, मैं किसी काम पे जा रही हूँ, अब मैं रास्ते में जा रही हूँ, 100 लोग मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, गुजरने वाले टॉन्ट कर रहे हैं, वो तो ये भी एक किस्म की आई थिंक सो हैरेसमेंट है। ठीक है कि आप एक किसी फीमेल को जो क्या कहते हैं खुद मुख्तारी से अपनी लाइफ गुजारना चाह रही है, हम उसको नहीं गुजारने देते। इसी तरह से एक काम करने वाली पे आ जाए जो घरों में लोगों के काम करने जाती हैं, वो भी बेचारी किसी ना किसी तरीके से हरास हो रही होती हैं, उनको कभी कोई हरास कर रहा होता है, कभी कोई किस तरीके से। अक्सर मैंने थोड़े दिनों पहले देखा एक रिक्शे वाला उसको तंग कर रहा था एक बेचारी औरत को। तो ये जो है क्या कहते हैं इस तरह की हैरेसमेंट जो है ये हमारे मुआशरे में जो है रोकने का कोई ना कोई वो तरीकेकार होना चाहिए कि एक ऐसा लेक्चर या कोई एक ऐसा सेशन होना चाहिए जिसपे अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि आप जो है ये इस सेटअप से दूर हो जाएं। जाहिर सी बात है आप किसी की फीमेल को हरासमेंट करेंगे, आपके अपने घर में भी तो है ना, वो भी तो निकलती होंगी, वो भी तो किसी काम पे जाती होंगी। और अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं आप कानून की बात करती हैं, उसमें तो कानून में इसकी सजा है क्या कहते हैं अगर कोई वो जाएगा तो। अब पहले तो ये है ना कि लोगों को फीमेल बेचारी को हरास किया जाता है, वो कानून में जाती नहीं है। जाहिर सी बात है ना कि हम बात आ जाती है रिस्पेक्ट के हवाले से। हाँ जी, फिर हमारी जो फैमिलीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से खामोश हो जाती हैं कि जाहिर सी बात है तमाशा ना बने या हमारी बेटी का नाम खराब ना हो। अगर इस तरह का कोई स्टेप लेंगे तो आपका जो नाम बाहर जाएगा, लोग जानेंगे, बातें करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे वाला जो आ जाता है ना, वहाँ आप वहीं पर ही आपकी खामोशी फुल स्टॉप हो जाता है। फिर आपको समझ नहीं आती, जाहिर सी बात है फिर कुछ लोग नहीं चाहते कि वो इस तरह की चीजें जो है उनकी मंजर आम पर आए और लोगों को मौका मिले। और मैं इस पॉइंट से जो ये जरूरी समझती हूँ वो ये है कि इस पॉइंट पे जो है ना ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की कि भाई वो इस पॉइंट से जो है ना देखें, ना सोचे, ना किसी को टॉन्ट करें। अब जेंडर है, मेले अक्सर देखा है कि बेचारे अब हम फीमेल हैं या मेल हैं वो तो चलो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे होते हैं। अब जेंडर पे भी लेके आए, अक्सर बाजू का दूसरी जेंडर के लोग भी हैं, वो बेचारे फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स इस तरह की। उनको भी क्या कहते हैं वो अगर इज्जत से किसी प्रोफेशन में आके काम करना चाहते हैं तो उनको उसका भी मौका नहीं दिया जा रहा होता कि वो उस तरीके से अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके जिस तरह से वो दिया गया। गोया कि अब डेवलपमेंट आ रही है हमारी, उसमें जो है कानून में अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो उनके लिए सीट्स रख रहे हैं गवर्नमेंट शोबों में। उसके अलावा हर तबके में कोई टीचिंग का है, कोई इस तरह से उनके लिए अब जो है ना लॉ बनाया गया है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेके आया जाए कि वो जो दूसरे शोबों में काम करते हैं उनको छोड़ के एक इज्जतदार तरीके से जिंदगी गुजार सके। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हिरासमेंट के हवाले से जिस तरह बात हो रही है तो हिरासमेंट के जो आप कह रहे हैं टाइप्स हो गई, अब तो बहुत ज़्यादा कि आप इवन के जिस तरह लॉ इसमें बन चुके हैं कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई आपको घूर भी रहा है तो उसके ऊपर भी हमें अब आपका इसमें लॉ बना है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ तो वैसे हम काम करें तो कितने लोग हमें घूरते होंगे। अच्छा जी, और इसके साथ साथ फिर जाहिर सी बात है खवातीन को मैं समझती हूँ कोई भी शोबा हो उसमें कहीं बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं, और ये हम देखते हैं कि हमें ये नहीं समझ आती कि कहीं ना कहीं मर्द जो है वो औरत के साथ मुकाबला क्यों करने लग जाता है। आज तक ये इस चीज़ समझ नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं ये कहूंगी कि अगर फीमेल है, जो मोस्टली आज के दौर में अगर शहरी तबकों में देखा जाए तो फीमेल मेरे पॉइंट से ज्यादा एजुकेटेड हो चुकी है मेल से। और आपके कहने की तरह ही क्या कहते हैं, मोस्टली इदारों में फीमेल्स अच्छे काम कर रही हैं। डॉक्टर्स को देख लें, टीचर्स को देख लें, लॉयर्स को देख लें, इंजीनियर्स को भी, अब तो इंजीनियर्स भी फीमेल्स आ रही हैं। तो जैसे कि है वो अब देखते हैं, अगर मेल्स काफी देखते हैं कि भी फीमेल हमारे से आगे निकल रही हैं या वो हमारे उसमें आ रही, तो भी मेल जरा अपने आप को जब डोमिनेंट समझता है कि अब मेरी थोड़ी वैल्यू कम हो गई है, या मैं पीछे रह गया हूँ, फीमेल आगे निकल गई है, वो मुआशरे में सबसे ज्यादा वो कर रही हैं, तो भी मेल जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेंट करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले होता था कि लोग समझते थे कि खवातीन में जेलसी जो है वो ये वाला एलिमेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है कि एक खातून जो है वो दूसरी को आगे बढ़ते हुए या उसको किसी भी मुकाम पर नहीं देख सकती, कहीं ना कहीं आपका। लेकिन अभी मैं ये चीज़ देखती हूँ कि यहाँ पे मर्दों में ये चीज़ है, ऐसे ही है रिश्वा? मर्द भी कहीं ना कहीं जेलस होते हैं कि ये अच्छा काम क्यों कर रही है या ये आगे क्यों बढ़ रही है। इवन कि मियाँ बीवी में भी ये चीज़ें हम देखते हैं कि अगर बीवी जो है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन ना यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी उसमें बात करना चाहूंगी, थोड़ी सी मुख्तलिफ उसमें सेंस में जाके, कि मुझे जो लॉ कराया ना वो मेरे हस्बैंड ने कराया है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने शादी से पहले मास्टर्स किया हुआ था, मुझे लॉ कराने वाले मेरे हस्बैंड हैं, और मुझे सेल में लेके आने वाले भी मेरे हस्बैंड हैं। मैं ओवरऑल मैं ये अप्रिसिएशन देना चाह रही हूँ फीमेल्स मेल्स को, लोगों को। नहीं, आप अपने खामन को देंगे, जरूरी है कि थोड़ा सा माइंड जो है वो अपना ब्रॉड करे। क्या कहते हैं, अगर आप एक औरत को स्पेस देते हैं ना तो वो आपसे उससे ज्यादा वफादार होके जो है ना आपके साथ टाइम स्पेंड करती है। नहीं, ये बात हकीकत है, आपकी फैमिली की सपोर्ट के बगैर जो है आप नहीं आगे बढ़ सकते। और अगर हम जिस तरह के अब हम चाहे हम मीडिया की बात करें, चाहे हम लॉयर्स की बात करें, तो यहाँ पर ये दो पेशे ऐसे हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स भी समटाइम इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार नहीं, इस तरह इसमें बेटियों को नहीं जाना चाहिए। हाँ, आज तक मैं खुद इस चीज़ को फेस करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, होता है कि यार वालिदैन जो है वो थोड़े इनसिक्योर होते हैं। मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं यार तुमने कहाँ ये तुम इसमें चली गई, उनको कहता यार डॉक्टर बनना था। वो हमारे एक माइंड सेट है ना, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, या आपने कोई और शोबा इख्तियार कर लें बजाय कि आप इस तरफ आए। तो ये अभी ये खवातीन के लिए ये बड़े, तो फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी थी। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वैसे अरिशवा, आपको भी कभी इस फील्ड्स के दौरान जो है कोई मुश्किलात पेश आई? मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। इवन के जब मैं ऑडिशन देने आ रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं कह रही थी मम्मा पता नहीं मेरा होगा या नहीं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे वो दिन याद है। तो मेरी मम्मा ने कहा नहीं, हो जाएगा, जब आपने पढ़ा है, आप में कॉन्फिडेंस है, हो जाएगा। और मेरे ना मम्मा पापा की ना बचपन से सिर्फ एक ही बात पे बहस होती थी। मेरे पापा न्यूज़ लगाते थे और मेरी मम्मा हटा देती थी। मेरे पापा न्यूज़ लगाते थे, तो जब से मैंने न्यूज़ चैनल में काम करना स्टार्ट किया तो मेरे मम्मा पापा दोनों बैठ के न्यूज़ देखते हैं। ये होता है, फिर आप एक टाइम आता है जब अपने बच्चों को आप एक कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, तो फिर आपको खुशी भी महसूस होती है, चाहे वो शो। अच्छा, मैं आपकी बात को फिर वहीं से कंटिन्यू करूंगी कि बहुत सारे, ये नहीं कि सब मर्द जो हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे मुआशरे में ये चीज़ है कि मर्द भी कहीं ना कहीं बीवी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाता। फिर वो ये चीज़ें हमारे, क्योंकि कहते हैं ना वो आप सख्त बातें भी करनी चाहिए, है ना। तो हमारे मुआशरे की ऐसी चीज़ें भी हैं जो बड़ी, वो मैंने आपसे पहले बात की है इस तरह की कि है ऐसी सिचुएशन, लेकिन सम टाइम्स पे जो है क्या कहते हैं कोई सपोर्ट भी कर रहा होता है, तो इसकी वजह यही है कि वो जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना वो 10 से 15% है। हाँ, आप ये कह सकती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये चीजें हमारे मुआशरे में ये चीजें तो चल रही हैं। लेकिन ये बात मैंने ये इसमें जरूर ऐड की जाए, मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है कि फीमेल्स को आप जरूर वो दें, अप्रिसिएशन दें, उनके साथ खड़े हों। जैसे कि मैं समझ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, मेरे लिए किया है, और मैं अगर उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं उनके लिए बहुत ज्यादा वो होंगी, सिंसियर रहूंगी, उनका वो करूंगी कि नहीं, एक बंदे ने मुझे खुला मैदान दिया है कि आप करो।
ट्रस्ट बड़ा जरूरी है। हाँ जी। हमारे यहाँ रिश्तों की जो सबसे बड़ी हम समझते हैं, जैसे अभी डाइवोर्स की भी बात कर रहे हैं, शरह बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं। अच्छा, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता, वो कहते हैं ना कि बड़ा मजबूत रिश्ता भी होता है, अगर आप उसे देखें तो बहुत मजबूत रिश्ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल धागे से भी कमजोर है। तो वहां आ जाता है फिर आपकी वाली है ना ट्रस्ट की। अगर आप एक दूसरे को के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, जिंदगी तभी खूबसूरत बनती है जब आप दोनों बराबर एक दूसरे के साथ चल रहे हों, कंप्रोमाइज करें। वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। मैं कहती रिश्तों में हमारे यहाँ अब ये जो है बर्दाश्त की, जैसे मैं पहले बात कर रही थी, कंप्रोमाइज हट गया है। इवन कि अब अगर हमारे पेरेंट्स भी कभी कहीं ना कहीं है, अब हम अगर बेटी कह देना लड़ाई झगड़ा हुआ बेटी है मैं नहीं रहना, तो पेरेंट्स भी अब इस चीज को रहता है। पहले आपके पेरेंट्स सब इकट्ठे बैठ जाना, रिश्तों को संभालना, एक दूसरे को समझाना, बट अब वो चीजें भी हमारी कहीं ना कहीं मुआशरे से खत्म होती जा रही हैं। ऐसा ही अब पेरेंट्स भी उससे कहा कि नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, ओके खत्म। तो लेकिन नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को थोड़ा सा रुजू करना चाहिए समझाने के लिए। अरे रिश्ते बड़े मैं समझती हूँ मुश्किल से बनते हैं। आपके जो रिश्ते होते हैं ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं अगर आप इनको समझें। तो अभी तो मोहब्बतें हमारे यहाँ जो है ना वो बड़ी कम होती जा रही हैं, तो मोहब्बतों को फरोग देने की बड़ी जरूरत है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम अलिशवा से ये भी जानेंगे, अलिशवा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनका सेंटर जो है वो अभी तक नहीं बन सका और नर्सरी ना होने से मुल्तान में क्या मुश्किलात आ रही हैं? अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक मसला है, बच्चे तो रेस्क्यू कर रहा है पर उनकी रेंटेड बिल्डिंग है, तो मतीतल पे उनका सेंटर की तामीर तकरीबन 2 साल से हो तो रही है, मगर क्योंकि वो रेंटेड बिल्डिंग है तो नर्सरी की सहूलियात वहाँ मौजूद नहीं है। पहले सोशल वेलफेयर के अंडर एक सेंटर आता था, गहवारा सेंटर, जहाँ पे जो नौ मौलूद बच्चे होते थे, न्यू बोर्न बेबीज कहीं से भी मिलते थे, शहर और शहर के गिरदोनवाज से, तो उनको रेस्क्यू करके गहवारा सेंटर में रखा जाता था। मगर फिर हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास ये राइट है कि वो छोटे बच्चों को रखेगा। फिर छोटे बच्चों को जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं, अब कहीं से भी मिलते हैं तो उन बच्चों को लाहौर भिजवाया जाता है। ना ही नर्सरी की सहूलियात मौजूद है और ना ही ऐसी कोई फीमेल हायर की गई हैं कि अगर कोई बच्चा मिला है तो उनको उस वक्त संभाल सके। यानी अगर कोई बच्चा मिलता है फौरन उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी हालत ही ऐसी होती है, क्योंकि कूड़े के डब्बे में से, कचरे के डब्बे में से, कुछ ऐसी जगहों से बच्चे जो होते हैं आवाम फेंक देती है। तो ईदी जो हमारा एक अच्छा सेंटर है उसमें एक अच्छा इकदाम ये है, पर वो थोड़ा सा शहर से बाहर हट गया कि उन्होंने एक झूला बनाया हुआ है बाकायदा, और वो झूला सेंटर के बाहर है। आपको नहीं रखना बच्चा, एटलीस्ट आप फेंको मत, तो उस झूले में बच्चा डाल जाओ तो वो उठा लेते हैं। मगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ये सहूलियात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना होता है। और दूसरा ये कि अगर आपको अडॉप्शन भी करनी है, बच्चे अडॉप्ट करने हैं, तो आपने जो भी आपका प्रोसीजर होगा वो लाहौर ब्यूरो से होगा। तो ये वाला एक इश्यू है कि अगर अडॉप्शन के लिए भी कुछ लोग जाते हैं, कुछ जोड़े जाते हैं, तो मसले आते हैं उधर। अच्छा, इस हवाले से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं हो पाती, तो उनको होता है कि बच्चे अडॉप्ट कर लें। अगर कोई इस तरह का जो लावारिस हों, जिनका कोई वारिस नहीं है, तो चले आप उनके वारिस बन जाते हैं। लेकिन वो भी फिर वही जिस तरह आप बता रही हैं, सेंटर ना होने की वजह से उनको काफी, सेंटर ना होने की वजह से वो जो फॉर्म फिल करते हैं, जाहिर सी बात है वो लाहौर जाता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं लाहौर में भी, वो पूरी नर्सरी बनी हुई है। अब वो उसमें से भी फॉर्म्स में से सिलेक्शन होती है, जो सबसे बेहतर फैमिली होती है उनको दिया जाता है। अगर जनूबी पंजाब में भी ये सहूलियात मौजूद हों, तो अब जाहिर सी बात है लाहौर इतना बड़ा शहर है तो वहाँ पे फैमिलीज भी ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। तो अगर जनूबी पंजाब में ये सहूलियात मौजूद हों तो यहाँ से भी बच्चे अडॉप्ट किए जा सकते हैं। सिर्फ चाइल्ड जो कोड है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, उधर जाकर आपको वो जो फाइनल प्रोसीडिंग होगी वो करनी पड़ेगी। तो मगर अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। जनूबी पंजाब के जो जोड़े हैं वो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है सेंटर ना होने, नर्सरी ना होने की वजह से सेंटर में। ठीक है। और महकमा स्पेशल एजुकेशन के हवाले से भी जो है बात कर लेते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में अभी तक जो ब्रेल किताबें हैं वो अभी तक नहीं आई। हम ये कब से स्टोरी कवर भी कर रहे हैं और पहले भी कहा गया कि ब्रेल बुक्स आ जाएंगी, मगर अभी तक ब्रेल बुक्स नहीं आई हैं। और इस बात को काफी अरसा हो गया। अब जो ब्लाइंड बच्चे हैं
वो लिखने की सलाहियत से महरूम है, लिखने की भी और पढ़ने की सलाहियत से भी महरूम है। महकमे की जानिब से कहा गया कि पहले उनकी ब्रेल मशीन का इशू था, प्रेसिंग मशीन जो एक ही भावलपुर में बनाई गई थी, मगर अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिली। पहले भी अगर हमारे महकमे की अथॉरिटीज से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था अगले महीने तक बुक्स आ जाएंगी, मगर उधर अभी तक स्टिल बुक्स मौजूद नहीं है। बच्चों को बस रटाया जा रहा है और बच्चे देख नहीं सकते तो ना ही वो लिख सकते हैं। एक किस्म से एक मिसाल के तौर पे बच्चा लिख ही नहीं सक रहा तो वो उसको बाद में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता ना वो पढ़ सकता है ना वो लिख सकता है, बस वो याद कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है चीज़ों को ऑडियो से। तो वो ब्लाइंड बच्चों के लिए एक बहुत मसला है, टफ मसला है। अभी एग्जाम्स में भी उनको यही फेस करना पड़ा। तालीमी बोर्ड ने जो कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चे थे उनका सेंटर तो अलग कर दिया था, मगर ब्लाइंड बच्चे उन्हीं के बीच में पेपर दे रहे थे और उनका इशू था कि टीचर पहले पेपर ले लेते हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा नहीं देते, अपने राइटर को बोल बोल के लिखवाना पड़ता है। तो वो सारे इश्यूज किस वजह से आ रहे हैं? अगर उनको ब्रेल बुक दे दी जाए या सिखा दी जाए तो वो अपना पेपर भी खुद हल कर सकते हैं। सही, इस तरह की मुश्किलात जो है वो हम जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अशमा बहुत शुक्रिया, और शमा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे शो का हिस्सा बनी। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर सैयद नज़र मेहदी बुखारी साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एडवोकेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर आकाश, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वेटनरी सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जो है बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। जो स्पेशली आजकल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू भी है कि हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली उनको जो है वो हमेशा कंफ्यूज नज़र आते हैं कि उनको एक्चुअली अपनी लाइफ में करना क्या है, इसका मकसद क्या है। अगर हम स्टडीज़ कर रहे हैं तो फिर हमने अब आखिर मुस्तकबिल में हमारा जो है वो हमने क्या करना है। इस हवाले से इनसे बात होगी कि यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस लेवल पर ये चीज़ जो है वो कितनी ज़रूरी है। और आकाश से हम जानेंगे, क्योंकि समर है तो समर में जो है हर घर में मेरे ख्याल में तो अब तो पेट्स मौजूद होता है। जैसे हम स्पेशली अगर कैट्स की बात करें, डॉग्स की, बर्ड्स हो गए, तो लोगों का इसका शौक भी होता है। तो इन गर्मियों के मौसम में उनका ख्याल कैसे करना है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम में उनको हो सकती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस हवाले से इनसे बात होगी। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से सबसे पहले तो सर जान लेते हैं कि कितनी ज़रूरी है और इसका मकसद क्या है। देखें, बीइंग ए प्रोफेसर और बीइंग ए एडवोकेट, मैं इस तरह बयान करूंगा कि जो करियर काउंसलिंग है वो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद सबसे जो पहली इनिशियल स्टेज होती है वो उसका घर होता है। घर से वो एक चीज़ सीखता है कि मैंने अपना फ्यूचर कहाँ पे लेके जाना है, जो उसकी पहली दरसगाह समझ लें। अगर घर का माहौल इस तरह का उसको दिया जाए तो बच्चे की जो इनिशियल ग्रोथ है वो ऐसे होती है कि वो फ्यूचर प्लानिंग अपनी कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए और अपने फ्यूचर के लिए इतना इंडिपेंडेंट नहीं होते। उनको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे उनका पेरेंट्स का रोल हो गया, उसके बाद उनके फ्रेंड सर्कल हो गए। तो हमने ये काफ़ी सा नोट किया इस चीज़ को कि बच्चा जब कॉलेज में जाता है, क्योंकि उससे पहले हम स्कूल लाइफ या इनिशियल जो स्कूलिंग है वहाँ तक उसकी बात नहीं करेंगे। कॉलेज लाइफ में जब बच्चा जाता है तो नोट ये किया गया है कि बच्चा मोस्टली या तो अपने पेरेंट्स के फोर्स से वो कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है या कोई फील्ड सेलेक्ट कर लेता है, या उसके बाद मोस्टली ये देखा गया है जहाँ पे उसके दोस्त और उसके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो जाते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि जो देखा देखी है या आप किसी को देख के कोई फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में आपको ये फील होता है कि ये मेरी फील्ड मेरे लिए जो है वो सूटेबल नहीं थी। तो आधे रास्ते में या एक बीच डिग्री में अगर आपको ये रियलाइज हो तो इंसान मेरे ख्याल में आगे नहीं जाता, वो बल्कि वहीं पे ठहर जाता है। जैसे अभी जैसे बच्चे इंटर करते हैं, 2 साल की डिग्री है, उसके बाद अब जब हमने यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी तो उस वक्त 2 साल की एमए होती थी और 2 साल की बीए। तो अब उन्होंने यूनिवर्सिटी ने एचईसी ने इसको मर्ज करके 4 ईयर प्रोग्राम कर दिया है। और 4 ईयर्स का मतलब है 4 साल, ऑलमोस्ट 5 साल हो जाते हैं आपको डिग्री लेते लेते। तो ये जो 5 साल होते हैं ये बड़े क्रूशल होते हैं एक बच्चे के लिए, और ख़ास तौर पे वो एक टीन जो होती है उसमें हमने ये देखना होता है कि
हमने अपनी जिंदगी कहाँ पे लेके जानी है। और अगर इन 4 सालों में या 5 सालों में अगर बच्चा बीच रास्ते में 2 साल एक डिग्री करने के बाद, मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बाद का डिस्कस करते हैं कि सर मैंने ये एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है तो मुझे स्विच करना है और मैं किसी और सब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ। तो हमें उनको समझाने की ज़रूरत होती है, बताते भी हैं, लेकिन डेफिनेटली एक जल्दी में किया हुआ फैसला वो 2 साल के बाद उसको फील होता है। लेकिन अब ये देखिए ना कि जब बच्चा ये अपने डिसीजन को खुद ओन नहीं करेगा तो 4 साल के बाद वो अपना फ्यूचर कहाँ देखता है, और जब उसका इंटरेस्ट नहीं होगा उस फील्ड में और उसके बाद जब वो जॉब के लिए जाता है, उसकी एक सीवी होती है, तो डेफिनेटली हमने मोस्टली ये भी एक चीज़ नोट की है, मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि मोस्टली मैंने मतलब सॉरी टू से अगर कोई फीमेल ना डॉक्टर, लेडी डॉक्टर देख रही हो, मोस्टली हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं उनको पेरेंट्स इसलिए MBBS की तरफ करते हैं कि जी उनके अच्छे रिश्ते आ जाएं या फिर उनका एक अच्छा फ्यूचर बन जाए, उन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी होती अपनी। तो ये चीज़ भी आप उन बच्चों की सीट वेस्ट हो रही है जो बच्चे डिजर्विंग हैं, जो वहाँ पे आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में 4 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप इंसान की उसका घर, उसकी फैमिली होती है नंबर 1, नंबर 2 उसके फ्रेंड सर्कल, और नंबर 3 जो इंस्टीट्यूशन में वो जहाँ पे वो पढ़ रहा है, और 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी एडाप्टेशन, वो इन तीनों चीज़ों से एडाप्ट क्या करता है। फिर उसका जो क्रक्स निकलता है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करे खुद कि मैंने कहाँ जाना है, उसके बाद वो उसको ऑन करे। लेकिन वही आ जाता है ना कि हमारे यहाँ जरा पेरेंट्स के हवाले से भी ये आ जाता है कि उन्होंने अगर अपने टाइम पे कोई चीज़ नहीं की हुई होती ना तो उनकी ख्वाहिश होती है, ये गलत नहीं होती, जाहिर सी बात है, हर पेरेंट्स की जो है वो अपनी एक सोच है और उसमें वो गलत भी नहीं हो सकते, लेकिन जाहिर सी बात है आप ये नहीं देख रहे होते कि आपके बच्चे में वो सलाहियत भी मौजूद है या नहीं, कि या आगे वो इस चीज़ को लेकर चल सकता है या नहीं। तो मोस्टली तो हम यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो फिर आपके बागी हो जाते हैं या फिर वो पढ़ते नहीं है, कुछ ना कुछ इस तरह के फिर मसाइल आ जाते हैं जिसमें वो शायद बहुत कम बच्चे हैं जो आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी ख्वाहिश पे पूरा उतरें, और कुछ लोग तो फिर इससे बिल्कुल ही दूर हट जाते हैं। डेफिनेटली आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस तरह हो रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं डेफिनेटली वो अपने अधूरे ख्वाब वो अपने बच्चों के ज़रिए पूरे करना चाहते हैं। और देखिए टाइम फ्रेम होता है, जब हमारे पेरेंट्स एक टाइम था, उनकी एक अलहदा एक सर्कमस्टांसेस, एक इन्वायरमेंट था, तो अब जो है वो टोटली चीज़ें चेंज हो गई। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, अब वो चीज़ें जो पहले थी वो अब वो नहीं रही। तो मेरे ख्याल में बच्चों को डिसीजन की पावर होनी चाहिए। जब हम उनको मोबाइल उनके हम हाथ में देते हैं तो हम ये तो नहीं सोचते ना कि उससे वो क्या फ़ायदा उठाएगा, क्या उससे नुकसान होगा। तो डेफिनेटली उसको समझाना, लेकिन पेरेंट्स को समझाना ज़रूरी चाहिए, उसको 2-3 रास्ते बताने चाहिए कि आपकी ये डोमेन है, आप इस रास्ते पे अगर चलते हैं तो इसका ये फ्यूचर है। अब इसमें हो ये रहा है, मैंने मोस्टली नोट किया है कि जब बच्चा FSC करता है तो उसके बाद उसके पास 2-3 ऑप्शन उसको दे दी जाती हैं कि जी या तो तुम MBBS करो, या तुम इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, या उसके बाद वो कॉमर्स की तरफ। अब इससे हट की भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। अब ये जब चीज़ हम स्टूडेंट्स को बताते हैं यूनिवर्सिटी में तो वो हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं आइडिया, हमें तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि अगर हमें MBBS में एडमिशन नहीं हुआ। और स्पेशली जब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसकी MBBS करवाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो हुई है, क्वांटिटी में डेफिनेटली इजाफा हुआ। हमारे जो हमारी फील्ड है एडवोकेसी की, उसमें भी अगर आप नोट करें तो एक बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लक्स आया, बहुत ज़्यादा वकला की तादाद बढ़ने लगी। तो उससे डेफिनेटली जो बार काउंसिल थी उन्होंने नोट किया कि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी कम हो रही है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक चेक लगाने के लिए टेस्ट रख दिया, एक गैट टेस्ट कर दिया, उसके बाद इनिशियल एंट्री टेस्ट कर दिया और 5 साल की डिग्री कर दी। अब लॉ पहले जो होता था वो 3 साल का होता था, अब वो 5 साल का हो गया। तो ये 4 ईयर भी, तो ये जो 4 ईयर की डिग्री BS की है या 5 साल की आपकी लॉ की है या MBBS वगैरह, इन सब डिग्रियों को प्रोलॉन्ग करने का जो मकसद था वो ये था कि बच्चा अगर इसमें इंटर होता है तो वो इसके बीच में या एंड पे जाते जाते एटलीस्ट वो इतना समझ जाए कि मैं डिग्री क्या कर रहा हूँ। और मैं मोस्टली जब हम लेक्चर देते हैं तो हम लोग नोट करते हैं कि अगर उनसे उनकी डिग्री की मीनिंग पूछे जाए
कि जी आप जो डिग्री कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन बताएं, उसके मीनिंग बताएं, तो उनको वो भी नहीं पता होता। वो सिर्फ एक फोर्स होती है, जैसे आप अभी कह रही थी कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं जी नहीं जी तुमने ये करनी है, मेरी अना का मसला है, या मेरे रिलेटिव, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। अच्छा, मैंने एक दो स्टोरीज पढ़ी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं आपसे अपने सामीन से वो शेयर करता जाऊं कि ये एक रियल एक स्टोरी थी कि एक लड़की थी, उसने अपने पेरेंट्स से एमबीबीएस नहीं करना चाह रही थी, फाइन आर्ट्स उसने करना था, तो उसने अपने बहुत ज्यादा उसने फोर्स किया कि मैं फाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाहती हूँ। पेरेंट्स ने कहा नहीं जी हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, तुम्हारे ताया क्या कहेंगे, तुम्हारी फूफू क्या कहेंगी, रिलेटिव। तो ओवरऑल उसने कहा कि जी मैं अपने, ये जो रिलेटिव्स का टैग लगता है ना साथ में, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी सोशल एनिमल्स है, हमें देखना पड़ता है। तो उस बच्ची ने कहा कि मैं एमबीबीएस कर लूंगी, मैं आपको डिग्री आके दे दूंगी, लेकिन मैं उसके बाद एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकूंगी। और फिर ज़ाहिर है उसने वो कर ली, तो उसके बाद उसने कहा जी मैं खत्म कर रही हूँ। उसने वो डिग्री करने के बाद दोबारा फाइन आर्ट्स की। अच्छा। और ये मेरे अपने भी काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने काफी सारी डिग्री स्विचिंग की, यानी पहले 4 ईयर किया, ये मजा नहीं आया, उसके बाद ये करते हैं, एट द एंड उन्होंने काफी ओल्ड एज में जाके एमबीबीएस किया। आप बताएं कि वो उनका क्या फ्यूचर होगा फिर। वही ना, हमारे यहाँ अच्छा खुद को सेटिस्फाई करना भी ये भी बड़ा जरूरी है ना, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसे आकाश से भी जानते हैं। आकाश, वैसे आपको जो है यही था कि आपने जो है वेटनरी सर्जन बनना है, इसी तरफ था? जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की, उनकी बात से एग्री करता हूँ। नॉर्मली होता यही है हमारे यहाँ पे डिग्रीज के हवाले से कि 2 डिग्रीज हैं, या आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है। अब इतनी ज़्यादा उसमें मकसद है कि सैचुरेशन भी हो चुकी है और इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट आ गए कि बाज़ का बच्चे डिग्री के बाद जॉबलेस फिर रहे होते हैं। मकसद है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हमने इतना पैसा इतना टाइम भी लगा दिया, तो हमारे पास आगे कोई रास्ता नहीं है। जो मेरा था जैसे, क्योंकि उस टाइम ये तो 2011 की बात है, उस टाइम भी यही ट्रेंड था, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन जो मैंने फील्ड सेलेक्ट की थी, बेसिकली मेरे मामू हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे ये फील्ड सजेस्ट की थी। अच्छा। और लकीली मेरे अंदर थोड़ा सा मुझे पेट्स रखने का शौक था बचपन से ही, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, पहला 1-1.5 साल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद इसको मकसद है मैंने एंजॉय करके इस डिग्री को कंप्लीट किया था। और मैं पर्सनली ये चीज़ समझता हूँ कि आपका जो पैशन है, अगर वो आपके प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से मर्ज हो जाता है तो आपको उस काम को करने का मजा भी ज्यादा आता है। हाँ, ये तो मेरा थोड़ा सा जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो यही है कि मुझे खुद से पेट्स रखने का शौक था। अभी भी मेरे पास है, काफी सारे हैं माशाल्लाह। तो मैं इसको बड़ा एंजॉय करके करता हूँ काम को। असल में जिस चीज़ का आपको खुद को शौक हो ना, तो वो जाहिर सी बात है, फिर आपने जो रास्ता आप खुद से डिसीजन लेते हैं कि मैंने इसमें बेहतर मैं कर सकता हूँ, तो आप उसी रास्ते पे फिर चल पड़ते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर अब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जो है वो फिर आपको सपोर्ट कर ही देते हैं, जाहिर सी बात है। फिर अगर आप उनकी ख्वाहिश पर पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर हर हाल में जो आपका है उस पर वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी जिस तरह हम पेट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, अब हमारे यहाँ देखें हर घर में आपको स्पेशली कैट्स तो आपको अब हर जगह नजर आते हैं, डॉग्स भी रखते हैं, जाहिर सी बात है, ये भी किसी का शौक है। तो इनका फिर आपने जो गर्मियों में स्पेशली किस तरह ख्याल रखना इनका चाहिए? क्योंकि पेट्स तो हम रख लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, फिर उनको संभालना जो है वो संभाल नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें हम 2 तरह के लोगों को सोसाइटी में देखते हैं, स्पेशली पेट्स के हवाले से। पेट्स में अब ज़्यादा हम इंक्लूड करते हैं कैट्स को और डॉग्स को, क्योंकि इंडोर इनको लोग रखते हैं। कैट्स को तो स्पेसिफिकली अपने साथ रूम्स में भी रखा जाता है, लोग रखते हैं। अब यहाँ पे जो लोगों की क्लास है वो 2 तरह की है। एक तो वो है जो कि खुद हाथ भी लगाते हैं, उनको मकसद है खुद से उनको टाइम दे रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। दूसरी साइड पे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने नीचे सर्वेंट्स के थ्रू उनकी जो है ना सारी ग्रूमिंग और उनकी फीडिंग करवा रहे होते हैं, खुद से नहीं करते, उनको प्रॉब्लम आती है ज़्यादा इस हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा समर होता हार्श है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ना, तो हमें कैट्स में तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आता, सिवाय हमारे पास स्किन इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपने कैट को अगर बाथ दिया है, उसके बाद आपने उसे प्रॉपर्ली ड्राई नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपके पास फंगस का प्रॉब्लम या वो हेयर मैट्स बनना शुरू हो जाते हैं, नॉट स्टार्ट हो जाती हैं बालों की, जिसको हम कहें कि बालों की गुच्छियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो डिजीज़ आती हैं स्पेशली कैट्स और डॉग्स में, अब आके वो सीज़न देख के नहीं आती। मौसम पहले होता था कि मौसम के साथ, हाँ जी, जब सर्दी आनी है तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा आते थे, गर्मियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा आते थे।
अब आके, क्योंकि जब से ये थोड़ा सा हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हमारी इंसानों की इम्यूनिटी वीक होती जा रही है ना टाइम के साथ साथ, इसी तरह ही आपके पेट्स के साथ भी यही मसाइल स्टार्ट हो गए हैं कि इम्यून वाइज पेट वीक हो रहे हैं और डिजीज का अटैक जो है वो ज्यादा स्वेयर होता जा रहा है। तो उसमें हमारे पास वायरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है, कैट्स में भी, डॉग्स में भी। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि 5 to 6 डेज के ट्रीटमेंट के बाद आपको पता चलता है कि आपका पेट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा आ जाता है स्पेशली समर के हिसाब से कि आप उनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। होता है अक्सर हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने पेट स्पेशली डॉग्स जो छत पे रखे हुए होते हैं, अब होता है ये ऊपर से धूप भी पड़ रही है, आपका पेट ओपन छत पे फिर रहा है, तो डेफिनेटली जब जिस दिन गर्मी ज़्यादा होनी है उसको बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम बन सकता होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे मैंने भी आपको कैट्स के हवाले से, फंगस के हवाले से बताया है, इसी तरह आपके पास डॉग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है टिक्स का। अब टिक्स क्या होते हैं, जैसे इंसानों में थोड़ा सा जुओं का प्रॉब्लम आता है, ये इंसेक्ट होता है जो कि डॉग्स के फर के ऊपर लग जाता है। ठीक है। उससे वो उसका जो है ना ब्लड सक करता है। तो जैसे इंसान को मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, ब्लड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ब्लड में पैचेज आते हैं, इसी तरह से डॉग्स के साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। या आपकी अगर कैट है, आपने अगर कैट रखी हुई है, अगर आपका वो लॉन में फिर रहा है गर्मियों में, तो डेफिनेटली उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों से बचने का, वायरसेस से जो बचने का तरीका है कि आप एनिमल को प्रॉपरली वैक्सीनेट करवाएं अपने डॉक्टर से, और वैक्सीन हमेशा डिजीज के अटैक से पहले होती है। एज अ प्रिवेंटिव आप उसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं। और जो आपके बाकी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके आते हैं सारे मैनेजमेंट के अंदर, कि आपको मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए कि आपके पास पेट है उसे प्रॉपरली ग्रूम करें, ब्रश करें। अगर आपको कोई उसमें हल्का फुल्का प्रॉब्लम स्किन पे नजर आ रहा है, उसके आइज पे नजर आ रहा है, आप अपने डॉक्टर को उसको जाके चेक करवाएं। और डाइटरी मैनेजमेंट भी ऐसे ही है कि आपने उसको, लोगों को वाटर मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है। आप मकसद है मार्केट में फूड्स आपको पता है मिलते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, फूड ज्यादा देते रहेंगे, उससे भी प्रॉब्लम बनता है, स्टमक प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो आपकी प्रॉपरली मेडिकेशन, वैक्सीनेशन और डाइटरी मैनेजमेंट ये प्रॉपर होनी चाहिए, तो कि आप इसको जो है ना मौसमी बीमारियों से बचा सकते हैं। अच्छा, वही ना, आपको पेट्स को भी जो है, चाहे आपके कैट है, डॉग, आप उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप एक छोटे बच्चे को पाल रहे हो, क्योंकि इनकी भी बड़ी लुक आफ्टर इनका करनी पड़ती है, और फिर बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन भी आपकी चाह रहे होते हैं। ये उस हवाले से भी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, उसके हवाले से भी इनके बताइएगा कि जो कैट्स हैं स्पेशली, आपको उनके हवाले से कि कौन सी वैक्सीन जो है उनके लिए बेस्ट है। एक तो उनके बालों का बड़ा मसला होता है कि बाल जो है जो गिरते हैं, कुछ लोग जो है वो इस हवाले से भी बड़े परेशान हैं। अच्छा, मैं उसके हवाले से, आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन किया है। ये नॉर्मली हर पेट ओनर का यही होता है कि जी हमारे पास पेट है, कैट है, उसके बाल गिर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आता है, बाल हवा में उड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्योंकि तो आपके साथ भी अटैच है ना, ये तो आपके रूम में फैमिली मेंबर है, बिस्तर पे भी हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे पेट आपके फैमिली मेंबर की तरह ही होता है, बिल्कुल आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेशली कैट घर से भाग जाती है अगर इग्नोर होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वैक्सीन के हवाले से इस टाइम पे पाकिस्तान में 1 से 2 ही कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन को इंपोर्ट करके जो है मार्केट में दे रही हैं, जो कि हम लोग जैसे क्लिनिक्स है वो लेते हैं, डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ है वैक्सीनेशन का स्केड्यूल, कि आपके पास अगर कैट है, उसकी एज अगर 3 मंथ्स के अराउंड हो गई, आपको उसको प्रॉपरली वैक्सीनेट करवाना चाहिए डॉक्टर से। ठीक है। और 21 डे के गैप से आपको 3 शॉट्स उसको इंजेक्ट करवाने चाहिए। अच्छा, अब आपका दूसरा सवाल था बाल गिरने का। बाल गिरने की कोई वैक्सीन नहीं होती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी बाल गिर रहे हैं तो इसको वैक्सीनेट करवाना है। हाँ, ये एक है कि अच्छा उससे भी आपके बाल जो है वो इसके नहीं गिरते। बाल गिरने की वैसे ही कोई वैक्सीन नहीं होती। वैक्सीन का ताल्लुक वायरसेस से होता है। बाल गिरना 2 से 1 होता है सीजनल, कि आपके पास ऐसा कैट की ब्रीड है जिसके वैसे ही जो है लॉन्ग कोट है, हेयर लेंथ ज्यादा है, बाल लंबे हैं, तो उसके राउंड द ईयर हेयर फॉल रहता है। कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जिनमें हेयर फॉल ज्यादा होता है, जिसको कोट शेडिंग बोलते हैं, नया कोट आ रहा है, पुराना जा रहा है। सही। अच्छा, उसके बाद होता ही है कि अगर आपके पेट का ये जो कोट शेडिंग है ये इस तरह से नॉर्मल है कि आपको लगता है कि उसके बाल गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाल दोबारा आ नहीं रहे, कि आपके पेट के ऊपर कहीं ऐसे पैचेस नहीं है कि जहां से बाल उड़ गए हैं, आपको उसको नॉर्मल लेना चाहिए। अब आप इसको कम कैसे कर सकते हैं कि
कि जब आप अपने कैट को, क्योंकि कैट में प्रॉब्लम ज्यादा इंडोर होती है, डॉग्स तो थोड़ा ज्यादातर लोग बाहर ही रखते हैं उनके केजेस वगैरह बना के, तो आप जब उसको प्रॉपरली ब्रशिंग करें इस वेदर में, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आपको कैट को ब्रश करना चाहिए, उसकी ब्रशिंग करें। और एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक टेक्निकल चीज बता दूं, जितना ज्यादा आप ब्रशिंग करेंगे उतना हेयर फॉल कम आपको मालूम होगा। सही। तो इससे बचने का तरीका यही है कि उसको बार बार ब्रशिंग करें उसकी। जब आप उसको बाथ देते हैं, जब उस पर आपने शैम्पू अप्लाई किया हुआ है, उस टाइम उसको कॉम करने की कोशिश करें ताकि एट वंस उसका जो हेयर क्लम्प्स है वो बन के उतरे। बाद में आपको अपेरेंटली उसका हेयर फॉल कम मालूम होगा। तो ये तरीका है बालों से रोकने का, इंजेक्शन कोई नहीं है इस चीज का। ये चीज है, आप वो ना वो परेशान तो होते हैं, जाहिर मतलब बाल गिर रहे होते हैं, लेकिन फिर अगर आपका शौक है तो फिर आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस पे मजीद भी बात करते हैं और जानते हैं आपसे। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे स्कूल लेवल, हम कहते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे कैरियर काउंसलिंग जो है होनी चाहिए। आप नहीं समझते कि स्कूल लेवल से ही बच्चों की कैरियर काउंसलिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाए, ताकि बच्चों को पता हो कि हमने जो है जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं तो हमने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं और क्या करना है हमने। देखिए, मैं अभी आपसे पहले ऐसे जिक्र किया था कि इनिशियल जो स्टेज होती है वो एक बच्चे की, वो उसका घर होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, वहाँ से वो उसका एनवायरनमेंट सीखता है। अब जैसे क्योंकि हमारा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, मोस्टली यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े हुए नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अब उनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जाहिर सी बात है कि स्कूल भी आपका जो है जी डेफिनेटली, और वो स्कूल अगर किसी रिमोट एरिया में है और किसी देहात में है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो स्टफ नहीं होगा। अच्छा, उसमें आपके नेबर्स हो गए, उसमें आपके रिलेटिव्स हो गए, उसके जानने वाले हो गए, उनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चा उस एज में, छोटी एज में, उसकी इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को समझ सके। अब देखिए, आपने काफ़ी ज़्यादा नोट किया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं मेडिकल में जाऊंगा, तो वो फ्यूचर में हम देखते हैं कि वो किसी दूसरी फील्ड में चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस का नाम है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा अपने सामीन को कि इंस्टीट्यूशन कभी भी वो ईंट या सीमेंट से नहीं बनता, वो एथिक्स, मोरालिटी और बिहेवियर से बनता है। और हमारा साउथ का और अपर पंजाब का जो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली है, तो मैं वहाँ पे जब था तो चीज़ों को हम लोग नोट करते थे कि यहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन यूनिवर्सिटी वालों को भी, तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कहाँ से रिसर्च करनी है, और इवन की रिसर्च कैसे करनी है। जब बच्चा बिल्कुल एट द एंड यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करने वाला होता है, फिर उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप, कोई भी इंसान है, किसी इंस्टीट्यूशन में है या इवन कोई पर्सन भी है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि वो एम्बेसडर है। अब अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम अपने घर के एम्बेसडर हैं। हमें यहाँ पे देखने वालों को आइडिया हो जाता है कि ये किस फैमिली से है, किस घर से है, और सेम लाइक जैसे स्टूडेंट है तो वो भी एम्बेसडर होता है अपने इंस्टीट्यूशन का। हम अपने बच्चों को बाज़-औक़ात ये ज़रूर समझाते हैं कि अब जब आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर जाके अपने इंस्टीट्यूशन को ओन कर रहे होते हैं। जब आप बाहर से अंदर आते हैं इंस्टीट्यूशन में तो आप अपने घर को ओन कर रहे होते हैं। तो जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, हमने वो सीखना होता है कि वहां पे कैसे बैठना है। अब ये चीज भी हमें बहुत देर बाद पता चलती है। अब एक चीज, मसाइल यहाँ पे ये आ रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो बुक से बहुत ज्यादा दूर है। अगर किसी बच्चे को ये कह दिया जाए कि ये बुक है और इसको आप पढ़ो, इसको 2-3 इसके चैप्टर पढ़ो, मेरे ख्याल में वो पढ़ नहीं सकेगा। वो कहेगा कि मैंने इसकी पिक्स बना लेनी है या इसको मैं सॉफ्ट में मोबाइल में पढ़ूंगा। तो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर हमें बहुत दूर लेके जा रहा है और हमें अपने करियर से दूर लेके जा रहा है। और हम डिग्री लेके भी हमारे पास नॉलेज नहीं होता और हम किसी को डिलीवर नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा ताल्लुक इमर्सन यूनिवर्सिटी से है। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे आपके हवाले से। जी, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि क्योंकि मेरा ताल्लुक इमर्सन यूनिवर्सिटी से है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी रहा हूँ पहले। सही। और वो मेरी ऑनर की बात है कि मैं वहाँ पे अब सर्व कर रहा हूँ। मेरी ये विश भी थी कि मैं अपने एरिया को सर्व करूँ जब मैं लाहौर से वापस आया। बेसिकली ये कॉलेज था, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में ये ट्रांजिशन हुई है। तो ये जो प्रोसेस होता है कॉलेज से यूनिवर्सिटी वाला ट्रांजिशन, बेसिकली इस डेवलपमेंट में
बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव होती हैं माशाल्लाह से। हमारे जैसे वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर रमज़ान साहब, उन्होंने जब से यूनिवर्सिटी में चार्ज संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। और उसमें उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखा है। और डिपार्टमेंट का आपको मैं ये बताऊं कि ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपने कौन सी डिग्री कहाँ से की है। अच्छा, कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो कि आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे वो डिग्री एज सच इतनी ज़्यादा पॉपुलर या रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक आप डिग्री करते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि डिग्री के लिहाज से उनके पास अच्छा स्टफ़ है, उनके पास अच्छी फैकल्टी है और वो बड़ा ज़बरदस्त होती है। और मोस्टली एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि काफ़ी सारी ऐसी डिग्रीज अब स्टार्ट हो गई हैं जो कि HEC से अप्रूव नहीं है। और ये भी हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो 4 साल या 2 साल के करने के बाद उनको ये फील होता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। उसके बाद उनको प्रोटेस्ट करते हैं, वो बाहर आते हैं। और वो अब देखें इसमें गलती किसकी है? इदारे की नहीं है, डेफिनेटली इदारे ने अपना एक रनिंग सर्कल है उसमें वो चलाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग ये देखना पसंद नहीं करते कि हमने जो डिग्री करनी है वो जा कहाँ पे रही है, उसका फ्यूचर क्या है। एट द एंड देखिए हमने अपनी सोसाइटी को ओन करना होता है। और स्पेशली जैसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट मेमार होते हैं फ्यूचर में, तो जो आज के स्टूडेंट हैं अगर ये सोच लें कि जी मेरी जो कैपेसिटी है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी रखी है जो कि उसको समझनी चाहिए। जैसे खुदी का कंसेप्ट अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वो भी ऐसे है कि आप अपने आप को पहले देखें कि मैं किस फील्ड में कहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज है। उस फील्ड को जब आप समझ ले जाएंगे तो फिर आप उसकी तरफ जब जाएंगे तो डेफिनेटली नेचर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और हमें स्टार्ट में तो ज़ाहिर ये लगता है कि ये फील्ड हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती है, हमारे दोस्त कहते हैं कि जी तुम किस तरफ जा रहे हो। लेकिन एट द एंड जब आपकी जो एक विश होती है जब वो आपका पेशा बन जाए तो वो कहते हैं कि इससे बहुत बड़ा शुगल या इससे बहुत बड़ी अय्याशी कोई नहीं होती कि आप उसी को ही फील्ड को पसंद करें और उसी को ही फिर आप ओन करें और उसमें आप एक्सपर्ट बन के लोगों को जो है ना फैसिलिटेट करें। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारे यहाँ स्पेशली स्किल्स के हवाले से भी बात की जाती है। चलिए आपने डिग्री तो ले ली, आपने पता भी चल गया कि आपने क्या करना है, फिर अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तब भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो हमारे यहाँ पहले ये आता है कि अच्छा डिग्रियाँ हैं तो फिर वो कहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, आपने बड़ा सही पॉइंट की तरफ इशारा किया और मैं इसकी तरफ आ भी रहा था कि जो भी आप डिग्री करें उसमें डेफिनेटली उसकी एक डोमेन होती है, आपको उसकी तरफ जाना पड़ता है। जैसे कुछ साइंस है, प्योर साइंसेज हैं, ऐसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको आइडिया होगा कि उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनका एक रिसर्च वर्क होता है। जब आप सिर्फ महदूद रहेंगे नोट्स की तरफ और वो भी बड़ी प्रिसाइजली कि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं कि सर हमें ना एट द एंड आप बड़े शॉर्ट क्वेश्चन बता दें जो हमने एट द एंड करने हो। तो ये जो स्मार्ट वर्क है या शॉर्टकट है, तो आप देखें कि वो 4 साल 5 साल डिग्री करने के बाद उसको क्या आइडिया होगा मैंने क्या करना है। तो हमने ये देखना है कि उससे रिलेटेड हम कितना एक पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जब डिग्री की तरफ जाएं तो उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हों, उससे रिलेटेड जितना मटेरियल हो उसको देखें, प्रैक्टिकल करें। और क्लासरूम में हमारा एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चा आए और अपनी प्रेजेंटेशन दे, उसके अलावा वो ये बताए कि मैंने बुक से हट के इस मटेरियल के ऊपर कितना एक ज़्यादा रिसर्च की। क्योंकि देखिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उनको आइडिया होता है कि आपने डेफिनेटली बुक्स पढ़ा है, पास करके आप आए हैं, तो आपके पास एक्सपर्टीज कितनी है और उसको आपने किस तरह मजीद पॉलिश करना है, उसको किस तरह शाइन करना है, वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा नोट की जाती है। और इसमें डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ लग जाते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी सेम उसी तरह ढलना शुरू हो जाती है। अगर कोई इंसान किसी शोबे को ओन करना चाहता है तो जब आप सोचते हैं आपके जो थॉट्स हैं वो डेफिनेटली आपके जो थॉट्स आपकी पर्सनैलिटी को वैसा ही डेवलप स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी बड़ा मैटर करता है। सही। सर, इसके हवाले से भी ग्रूमिंग के हवाले से भी बात करेंगे।
आकाश, जिस तरह इस स्किन के हवाले से मुलाजमी बात करेंगे, जिस तरह अगर आपके पेट्स को जो है कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है जिसमें उनको फंगस हो गया है या कोई इस तरह की एलर्जी हो गई है, तो वो क्या फिर जो है वो हमें भी मुंतकिल हो सकती है, मतलब आपके जो इंसान हैं उनमें भी, या नहीं? देखिए, या इसमें just बिल्कुल इस तरह से होता है। एक तो इसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो जूनोटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जूनोटिक जो है, कहते हैं कि वो इन्फेक्शन जो आपके एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। अच्छा, अब जो फंगस है, फंगस एक तरह की नहीं है, ठीक है, फंगस की भी आगे हाँ जी सब टाइप्स हैं। कुछ ऐसी हैं जो कैट से ह्यूमन को ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रिंग वॉर्म। अक्सर जो पेट ओनर्स होते हैं जिनको कैट से फंगस होती है, उनके ना रिंग की तरह का इन्फेक्शन बनता है, रेडनेस होती है, एक स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं हाथों पे, क्योंकि ज्यादा आपका जो इंटरेक्शन है पेट के साथ, आपने उसको गोद में उठाना है, हाथ लगाना है, तो वो डायरेक्टली चांस होता है। ठीक है। अच्छा, बाकी एक से ज्यादा ये जो टाइप्स हैं फंगस की, ये सारी ही जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती कैट से ह्यूमंस को। अगर आपकी कैट को हो गया है या आपकी कैट, अच्छा फिर फंगस ही नहीं है। मकसद है हर इन्फेक्शन स्किन का वो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। इसके भी आगे जो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है वो 4 तरह की है। कुछ ऐसी इन्फेक्शन है जो होती तो डॉग्स के लिए उनका रेफर है, लेकिन बाज़ का वो जब आप ग्रूमिंग करते हैं कैट्स की, अगर आपने मिसाल के तौर पे एक कैट को आपने ग्रूम करवाया है कहीं से, अच्छा जहां से भी आप ग्रूम करवा रहे हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स अगर किसी ऐसे डॉग पे यूज हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड था, उसकी ग्रूमिंग हुई थी, अल्टीमेटली उसका बहुत ज्यादा चांस है वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपके पेट तक, कैट तक ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसको यहाँ बात आ जाती है उसको डायग्नोज करने की, कि जो आपका इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसकी बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं ये फंगस है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि किसी और एनिमल से लगा है, ना वो बैक्टीरियल ना फंगल है, उसको हम वैसे मेंज इन्फेक्शन बोलते हैं या स्केबीज बोलते हैं। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सही। इसी तरह से डॉग के अंदर भी ये इन्फेक्शन है। डॉग में फंगल इन्फेक्शन बहुत कम आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको रोड्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रे डॉग्स नज़र आते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा खारिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनके बाल गिरे हुए होते हैं, रेड हुए हुए होते हैं, सूखे हुए होते हैं, तो मोस्टली उनको ये इन्फेक्शन होता है। सही। उसका चांस होता है कि वो डॉग टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाए। तो पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना, उसके हिसाब से उसे ट्रीटमेंट करना। सही। इन सब से चीज़ों से बचने का हल यही है कि जब आपको लगे कि आपकी पेट को, डॉग को या कैट को कोई स्किन इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, एक तो आपने जब उसको डील करने कोशिश करें ग्लव्स पहने, डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करें। सही। इसके अलावा उनको मेडिकेटेड शैम्पू से बाथ देना है। आपके जो भी डॉक्टर है उनको आप प्रिस्क्राइब करके देंगे, तो ये जो एहतियात है ये बहुत ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम लग जाए। तो बस इग्नोर नहीं करना। मकसद है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा ये खुद ठीक हो जाएगा, देखते हैं क्या बनता है, आगे लेकर नहीं जाते डॉक्टर के पास। वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इतना आगे चला जाता है कि उसका फिर जो एक ट्रीटमेंट का टाइम है वो भी उसी हिसाब से प्रोलॉन्ग हो जाता है। जहां उस एक चीज ने 5 से 6 दिन में ठीक होना है, उस टाइम पे इट कुड टेक अप टू सेवरल मंथ्स, कि इतना टाइम उसको लग जाता है दोबारा ठीक होने में। सही। अच्छा, मोस्टली क्या देखते हैं, कैट्स में कौन सी ज्यादा जो है वो बीमारियां हो सकती हैं और डॉग्स में कौन सी ज्यादा है चांसेस होते हैं? ये होता है डॉग्स में तो ज्यादा हमारे यहाँ का जिस हिसाब से वेदर है, इसमें यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन ज्यादा आते हैं। उसकी जो रीजन है, एक है वैक्सीनेशन का ना होना। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन हुई हुई है फिर भी इसको वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। उसकी क्या वजूहत हैं? पहली बात यह है कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं सेल्फ मेडिकेशन को, कि खुद से पेट को वैक्सीन करते हैं। जो पेट वैक्सीनेशन है ये एक प्रॉपर आर्ट है। मकसद है कि अक्सर हमारे में से लोग समझते हैं कि हमने पेट को इंजेक्ट कर दी है मेडिसिन, ये वैक्सीनेट हो गया। ऐसा होता नहीं है। बिफोर वैक्सीन करने से पहले एनिमल की पूरी एक एवेल्यूशन होती है, फिर आपकी वैक्सीन हैंडलिंग एक सेपरेट चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपने अगर वैक्सीन निकाली है, आप उसको पॉकेट में रख के, अपने बैग में रख के कहीं लेके जा रहे हैं और लगा रहे हैं, वो डीनेचर हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। और वैक्सीन ऐसी चीज है कि आपके लगते ही, आपने जैसे ही पेट को लगाएगा उसको कुछ भी नहीं होगा, वो एक्सपायर भी नहीं होगा, ना वो बीमार उस टाइम पे बीमार होगा उसी दिन में, ना वो एक्सपायर होगा, कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगी बॉडी के अंदर। सही। तो हमारे जो हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शंस का कर रहे हैं कि प्रॉपरली वैक्सीनेशन का ना होना, या वैक्सीन के या लोगों का वैक्सीन ना करवाना।
मकसद प्रॉपरली ना होने का मतलब है कि आपने ऐसे करवा ली है, मिसाल के तौर पे आपने डॉक्टर की बजाय किसी क्वैक से करवा ली है। और वो बहुत सारे मौजूद हैं। बहुत सारे मौजूद हैं हमारे यहाँ पे, इवन हमारे अपने सिटी में जो क्वैक्स हैं, अताई डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब उनके होने की क्या वजूहात हैं, वो किस वजह से सरवाइव कर रहे हैं? एक तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि डॉक्टर्स कहाँ पे हैं। दूसरी बात यह है कि लोग थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा इतना बीमार हो जाता है, तो वो उसका फादर या उसका जो भी केयर टेकर है वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देता कि मेरे उस पर कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। हमारी फील्ड में थोड़ा सा लोग इस चीज़ को बॉदर करते हैं कि हम डॉक्टर के जाएंगे, वहाँ हमारे जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा बनेंगे, फलाना बंदा हमारे पेट की वैक्सीन कम में कर देगा। वो बेसिकली अपने साथ भी और पेट के साथ होते हैं, जो मैं इस चीज़ को पर्सनली समझता हूँ। ठीक है, और फिर मोस्टली उनको पता भी नहीं होता कि एक्चुअली आपके कैट को मसला क्या है, बगैर उसको जाने जो है वो कोई ना कोई इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं जो रिएक्शंस भी कर जाती हैं। अच्छा, इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ फूड के हवाले से भी लाजमी बात करेंगे कि किस तरह का फूड जो है वो उनको देना चाहिए। अच्छा, देखिए इसमें पेट्स के हवाले से बहुत सारे लोग रिलाई करते हैं कि हम होममेड फूड यूज करें। अच्छा, अब हमारा भी जो अगर हम पता क्या है, मैं अभी तो हम देखते हैं कि आपके जो फूड है वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। अब वो कहते हैं पेट रखना भी कोई आसान बात नहीं है, उनका भी एक अलग खर्चा है प्रॉपर। हाँ जी, वो बल्कि जो आपका मंथली ग्रोसरी आती है उसके अंदर पेट का एक अलग सेक्शन अलग है। हाँ जी, इसमें मैं ये समझता हूँ, बल्कि ये एक ग्राउंड रियलिटी भी है कि जैसे हम अपने लिए खाने में हम लोग क्या यूज करते हैं। अब चिकन है, रोटी है, सैलड्स है, हम लोग अपने मील में ना हर चीज देखते हैं कि हमारे कार्ब्स पूरे होने चाहिए। अच्छा, हमारी प्रोटीन्स पूरी होनी चाहिए, हमारी जो बॉडी की मिनरल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। सेम इसी तरह से पेट का भी है। अब बहुत सारे जो हमें प्रॉब्लम थोड़ा सा लोगों के, मतलब हमारा तो काम है बताना ना, उसको गाइड करना। जो हम देखते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं कि उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। अक्सर लोग होममेड मील बना के अपने पेट्स को ऑफर कर रहे होते हैं, वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में होता नहीं है। प्रोटीन का कंटेंट है, नॉर्मली हर बंदा चिकन यूज करता है अपने पेट के लिए। आप जब साथ उसको एनर्जी के लिए कार्ब्स नहीं देंगे, वो प्रोटीन ने उसका कुछ भी नहीं करना जाके। सही। अच्छा, अब इन सारी चीजों से कह लें कि बचने के लिए और पेट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए आती हैं कैट फूड्स या डॉग फूड्स। अगर आप कोई भी डॉग फूड उठाते हैं ना, कैट फूड, उसके बैक साइड पे लिखा हुआ होता है कि इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसमें ये चीज मौजूद है, और इवन जो आपको फूड भी देना चाहिए अपने पेट को वो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। सही। अब मिसाल के तौर पे आपका ये चाय का कप है, ये नॉर्मली 128 ग्राम का कप है, 128 ग्राम इसके अंदर आप उसका फीड फुल कर सकते हैं। अगर आपको अपने पेट का वेट मालूम है तो आप अच्छा अगर कैट या डॉग फूड यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर चार्ट बना हुआ है कि आपने 24 आवर्स में इतने ग्राम्स उसको देना है, उसको आप डिवाइड करें 2 या 3 पोर्शन में, उसको ऑफर करें। अब मेन बात यहाँ आ जाती है क्वालिटी ऑफ फूड की। अभी जब से ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ 1-1.5 साल पहले से, उसके बाद से रेट आपको पता है प्राइस हाइक हुआ है, अच्छा खासा हुआ, हर सेक्शन में हुआ है। मकसद हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी चीज जो आज तक महंगी ना हुई हो, और बेजा महंगी हो रही है। तो लेकिन जो क्वालिटी है फूड की वो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं, आप खिलाते जाएंगे, उससे आपके 2 नुकसान, एक तो आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, दूसरा आपके पेट का नुकसान हो रहा है। जो अच्छी वेल नोन फीड्स हैं जो कि बड़े अरसे से चलती आ रही हैं मार्केट में, अभी भी अवेलेबल हैं, हाँ, उनकी प्राइस में अच्छा इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। फर्क होगा आपके पास 1200, 1300, 1400 और अप टू 1500। लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि आपको वो 1500 जो है वो सेक्रीफाइस करने चाहिए अपने पेट की वेलबींग के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोकल ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो कि अपना जो फूड, जो मैं समझता हूँ वो आपका जो पोल्ट्री के अंदर खाना यूज होता है ना, पोल्ट्री मिल, उसके बाय प्रोडक्ट्स को मकसद है उसमें से भी जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके तो वो पेट्स को मिलते हैं। अब होता क्या है, सबसे ज्यादा कैट्स में प्रॉब्लम आता है गंदे फूड से, होता है कि किडनी फेलियर के प्रॉब्लम आ रहे हैं। सही। ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो आपको मकसद है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रॉपर स्टोन्स और इस तरह के मल्टीपल प्रॉब्लम्स, फिर लिवर के इश्यूज, जॉन्डिस स्टार्ट हो जाता है। ये सारा कुछ आपकी डाइट से जो है ना वो लिंक्ड है।
तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो भी खिलाएं अच्छा खिलाएं, प्रेफरेबली कैट फूड खिलाएं। तो कहते हैं खुद अच्छा खा रहे हैं तो फिर पेट्स हाँ, को भी पेट्स को अच्छा खिलाएं, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं देंगे बीमार होने के बाद कि हमें ये मसला अच्छा, है। फिर ज्यादा टेंशन होती है, बीमार हो जाए ना फिर आपको ज्यादा फिक्र होती है कि इनको कुछ हो ना, क्योंकि आपकी अटैचमेंट इस तरह की होती है। अटैचमेंट होती तो- है, फिर उसके लिए आपके लिए जो मैं समझता हूँ एज अ मतलब किसी भी क्लाइंट के लिए उसको घर पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस ओनर ने कैट रखी हुई है, अगर उसको घर में उसको मेडिकेशन के तौर पे कोई सिरप पिलाना पड़ जाए, वो नहीं पिला सकता। हाँ, बड़ा मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है। और ज्यादा जो भी ऐसा कुछ है नहीं डॉग और कैट में जो बगैर वजह से एनिमल बीमार हो, कोई ना कोई उसके पीछे रीजंस होती हैं। आपके कोई उसका स्टमक का इशू है, उसका ताल्लुक उसकी डाइट से निकलेगा। डाइट में सिर्फ ये खाना नहीं है, वो उल्टी सीधी चीजें भी खा जाते हैं। जो कैट्स हैं, आपकी कैट बाहर गई है, लॉन में गई है या बाहर होकर कुछ ना कुछ उल्टा खाएगी तो उसको प्रॉब्लम बनना ही बनना है। फिर आपके मैनेजमेंट पे बात आती है सारी। बहुत ज्यादा आपको ख्याल बच्चों की तरह टेक केयर करना पड़ती है। अच्छा, जिस तरह ग्रूमिंग की हम बात कर रहे थे, एक तो ये आ जाता है ना कि आपकी कैरियर काउंसलिंग, फिर हमारे यहाँ जो चीज़ देखी जाती है, हम अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बात करें तो हम उसको ग्रूम ही नहीं करते, या कहीं ना कहीं हम ये भी समझते हैं कि टीचर भी उस तरीके से आपको ग्रूम नहीं कर पाता। क्या कहेंगे, क्या रीजन है? डेफिनेटली एक्स्ट्रा डिग्री आ गई, आपके पास सब कुछ आ गया, आपने अच्छे नंबर भी ले लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप मार खा जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। मैं अभी बल्कि यही सोच रहा था ब्रेक में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तालीम के साथ हमें पॉलिश करती हैं और हमें अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करने में बड़ा किरदार अदा करती हैं। और मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशन आपकी तालीमी दरसगाह होती है और घर या हॉस्टल आपकी तरबियती दरसगाह होती है। आप जो चीज़ देखते हैं सेम आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसको ट्राई करते हैं। अब हमारा जो आज का स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया देखेगा तो वहाँ से वो चीज़ उसको लगेगी अच्छी, हाँ। वो अडॉप्ट करेगा। मेरे ख्याल में हमारे जो पेरेंट्स हैं या स्पेशली हमारे टीचर्स, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि स्टूडेंट उसको देख के उसको ट्राई करे, बजाय कि वो किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाए और वो फैशन या किसी और चीज़ को देखे। तो मेरे ख्याल में उसको अपने स्टूडेंट, अपने घर वालों की तरफ से एक अच्छी सी ग्रूमिंग मिले। हाँ। और पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर आपकी पर्सनैलिटी अप टू द मार्क है और अगर आप एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे हैं तो वो आपको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे डेफिनेटली जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो फिर आपको इन रिटर्न रिस्पेक्ट देगा। पर्सनैलिटी ये भी है, सिर्फ पर्सनैलिटी आपकी ड्रेसिंग से नहीं होती, पर्सनैलिटी आपके ओवरऑल जी आपके बोलने से भी है, आपके देखने से भी है, आपके हाँ। सोचने से भी है, ईच एंड एवरीथिंग। यानी मैं यहाँ पे कहूँगा कि टू लुक डिसेंट, टू टॉक डिसेंट, टू थिंक डिसेंट। तो ये तीन चीजें जो ना जब हम ट्राई शुरू करते हैं, जब हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिले, ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले, फिर वहाँ पे हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं। और ये चीज़ डेफिनेटली अब हमारे साउथ में थोड़ी सी प्रिवेल कर रही है, अपर से यहाँ पे आ रही है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमें कैसा नज़र आना चाहिए। और अगर हम जब बाहर जाते हैं तो हर जगह के हिसाब से उसकी एक अलहदा से ड्रेसिंग है, हमने वो ड्रेसिंग करनी होती है और वो कलर हमने कौन से चूज़ करने हैं, अपनी लुक कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें हमारा इंट्रोडक्शन होती है। और उसमें इंट्रोडक्शन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जहाँ जाएं आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, टीचर्स के हवाले से भी जानना चाहूँगी आपसे कि टीचर्स किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान भी ना कम्युनिकेशन गैप जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कि अपडेट किसी भी फील्ड में आपको होना पड़ता है। आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप एकेडेमिया में हैं, तो आपको अपडेट अगर रहेंगे, एक टीचर अगर अपडेट रहेगा नॉलेज के साथ, तो वो अपने स्टूडेंट को अपने साथ एंगेज रखेगा। और उस एंगेजमेंट में डेफिनेटली हम अब जब एक टीचर क्लास में जाता है या क्लास से बाहर भी, तो जो उसका बिहेवियर होता है वो स्टूडेंट वो देखता है कि मैं इस टीचर के साथ कितना कंफर्टेबल हूँ। कुछ टीचर्स, अब हम अगर माजी में चले जाएं या आप शायद अगर हो, तो वो अगर थोड़ा सा टीचर के से गैप बन जाए स्टूडेंट का, तो वो उसकी तरफ जाने को पसंद नहीं करते। वो वहां जाएंगे जहां उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि देखें रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर जी शो इंसान चाहता है मिले। हमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रिस्पेक्ट टीचर की होती है, स्टूडेंट भी है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको भी ओन करना चाहिए।
तो हर पहलू पे हमें देखना चाहिए और जो टीचर है उसको भी चाहिए कि वो साइकी देखे और एक स्टूडेंट का एप्टीट्यूड लेवल देखे कि ये स्टूडेंट मेरा किस फील्ड में जा रहा है। तो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली उसकी ग्रूमिंग करे, उसको समझाए, उसको उस डायरेक्शन में लेके जाए, बजाय कि वो एज ए होल एक फार्मूला बना के पूरी क्लास को ओन करे कि जी आपने सब ने ऐसे ही चलना है। तो ये मेरे ख्याल में एक टीचर को भी अप टू डेट रहना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए आप किसी भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक रखते हो, तो आप अपनी प्रोफेशन को जब तक ओन नहीं करेंगे और उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके उसको अपनी पर्सनैलिटी में यानी उसको उस सांचे में नहीं ढलेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है और आप उस चीज को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। हम जिस फील्ड में भी हैं, हमें चाहिए कि हम उस फील्ड में अपने आप को बिल्कुल एक्सपर्ट, माहिर लेके जाएं, ताकि हमें काम का मजा भी आए और लोगों को फायदा भी हो। बहुत शुक्रिया आपका। आकाश, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पेट्स जो है वो एज अ फैमिली मेम्बर है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ इसका ट्रेंड भी इंक्रीज हो रहा है और लोगों के जो इमोशनल अटैचमेंट है वो पहले से दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। तो इसमें जो मेरा एक शुरू से एक कह लें कि मोटो है वो ये है कि इसकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, प्रॉपरली वैक्सीनेशन करवाएं, उसको प्रॉपरली टाइमली डॉक्टर से मंथली चेकअप्स करवाएं और क्वैकरी को अताई डॉक्टर से बचें। हमारे यहाँ पे जितना ज़्यादा लॉस अगर बीमारी करती है उससे ज़्यादा अताई डॉक्टर्स करते हैं और इसको बहुत सारे ऐसे लोग प्रमोट करते हैं जिनको पता है कि ये बंदा या बंदी क्वैक है। तो इस चीज़ से मैं कहता हूँ लोगों को कि खुद को थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा सा खबरदार रखें। किसी भी डॉक्टर के जाएं, एटलीस्ट सर्टिफाइड वेटनेरियन को अपने पेट को चेक करवाएं। उससे होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपकी अगर थोड़ी सी उस पर एक्सपेंस ज़्यादा जाएंगे, एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन तो रहेगी ना कि आपने उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट एक सर्टिफाइड वेटनेरियन से करवाया है। तो मेरा बस हमेशा से जो एट द एंड होता है मैसेज यही होता है अपने हर क्लाइंट को कि जहाँ भी चेक करवाएं, जिसको भी करवाएं, एटलीस्ट डॉक्टर को एग्जामिनेशन करवाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।